जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है सेमेस्टर 3 माइनर पेपर 1B सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं, जो आपके एग्जाम में आएगा बस और बस वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और सभी का आंसर भी बताएंगे। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें जितने भी आंसर करवाया गया ना, बिल्कुल ट्रिक के साथ आसान भाषा में करवाया गया, जो एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कम से कम एक आंसर को देख लो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा दिया गया आंसर आसान होता है या हार्ड होता है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ही मेरा मनोबल ऊंचा होगा और उतना ही मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। देखो, 1 से लेकर के मैंने यहाँ पर आप लोगों को 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो 15 मार्क्स का है। 1 से लेकर के 9 तक मैंने बताया जो 15 मार्क्स का लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। बाकी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में मैंने ये सारा क्वेश्चन बता रखा है, ये सभी का हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। या तो फिर क्वेश्चन दे दे कि समाज क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। हो सकता है भारतीय जोड़ दे भी सकता है या नहीं भी जोड़ सकता है। तो क्वेश्चन कितना प्रकार से आ सकता है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, या तो सिर्फ समाज क्या है इसकी विशेषता, या तो फिर ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो समाज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर आपको ऐसा ही लिखना है। एक आपका 5 मार्क्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए समाज क्या है, तो भी इसमें भी वैसा ही आंसर यही वाला आपको डाल देना, यही वाला। ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं। पहले देखते हैं कि समाज है क्या। तो इससे पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाज क्या होता है। देखिए, समाज क्या होता है ना, समाज का निर्माण 2 या 2 से अधिक लोग जब मिल जाते हैं ना, तभी समाज बनता है। एक लोग से समाज नहीं बन सकता है। अब बात रह गई कि जब 2 लोग मिल जाते हैं तो समाज बन जाते हैं, तो भी समाज नहीं बनते हैं। अगर मान लो हम और आप मिल गए तो क्या समाज बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब तक आप में और हम में एक संबंध नहीं बनेगा ना, एक फ्रेंडशिप नहीं बनेगा ना, तब तक समाज नहीं होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह समाज नहीं होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल गया तो समाज बन गया। नहीं, उसके बीच जो संबंध होता है, दोस्ती होता है, वो हमारा समाज होता है। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, समाजशास्त्र का पार्ट है। तो समाज का अर्थ क्या है? तो समाज शास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में समाज का अर्थ व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति का समूह मिल गया या संगठन, मतलब 2, 5, 8, 10 को मिल गए तो समूह बन गया, तो संगठन बन गया, तो समाज नहीं। बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं कि उनके बीच क्या संबंध है व्यक्तियों के बीच। जब तक वो मिल जाएंगे समाज नहीं बनता है। हमारा समाज ही रहता तो क्या उसमें सिर्फ लोग मिल जाते हैं तो समाज बन जाता? नहीं, उसमें बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, संबंध होता है सबके साथ, कब क्या करना है नहीं करना है। सबके जितने भी समाज में बैठते हैं सबके बीच में एक संबंध जुड़ा रहता है। अब कोई अगला भी व्यक्ति आएगा तो क्या उस समाज में चल जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जितना में संबंध रहता है वही लोग हम लोग वहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं, ना कि कोई दूसरा कभी आकर के शामिल हो गया तो समाज बन गया। अगर 5 लोग खड़े हैं, एक और कोई आ गया, क्या ये समाज बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मार्केट जाते हैं, एक जगह 10 लोग मिल जाते हैं, क्या वो समाज बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब तक संबंध नहीं स्थापित होगा तब तक वो समाज नहीं होता है। अब देखिए समाज की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों जो थे ना, वह समाज शास्त्रियों, देखो अलग अलग समाज शास्त्रियों का मतलब क्या हो गया? अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान। तो अलग अलग विद्वानों ने समाज का अलग अलग परिभाषा दिया है। तो कौन कौन परिभाषा दिया है? तो देखिए, पहला है गिडिंग्स। गिडिंग्स के अनुसार, एक गिडिंग्स व्यक्ति का नाम है जो समाज को अलग तरीक़ा से डिफाइन किया है। तो उसके अनुसार से देख लेते हैं। हम 3 विचारक दिए हैं, 3 व्यक्ति को बताए हैं, 3 व्यक्ति को चुने हैं जो डिफिनेशन दिया है। आप 2 का भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन 1 का नहीं, कम से कम 2। तो गिडिंग्स के अनुसार तो समाज एक व्यवहारों का योग है। देखिए, गिडिंग्स कहता है कि जो समाज है ना, वह एक संगठन और व्यवहारों का योग है। योग मतलब क्या? जोड़ है, जिसमें सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसने कहा कि समाज जो होता है वो संगठन और व्यवहारों का योग है, जोड़ है, जिसमें क्या करता है ना, सहयोग देने वाले, जो भी व्यक्ति सहयोग देता है समाज में, उसके बीच में क्या होता है? पारस्परिक संबंध होता है। जो व्यक्ति सहयोग देता है समाज में, जो व्यक्ति कुछ काम करता है, उसके बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है, गहरा संबंध जोड़ा होता है। दूसरा, हेनकिन्स के अनुसार
अब दूसरा जो हैनकिन्स व्यक्ति थे उसने क्या कहा, तो हैनकिन्स ने समाज का परिभाषा इस प्रकार दिया कि समाज पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों का कोई अस्थायी समूह है। निश्चित सी बात है, समाज एक अस्थायी समाज होता है। हम लोग का जो समाज है क्या कहीं उठ के चल जाता है क्या? अस्थायी का मतलब होता है जो बना रहता है, परमानेंट। तो इसने कहा कि ये समाज जो है ना पुरुषों का, स्त्रियों का, बच्चों का एक कोई क्या अस्थायी समूह है, अस्थायी समाज है, परमानेंट समाज है, जो कि अपने सांस्कृतिक स्तर पर स्वतंत्र प्रबंधन करने में सक्षम रखता है। देखिए ये हमारा समाज क्या होता है, एक परमानेंट समाज होता है जो हमारे संस्कृति को चलाता है, हमारा रीति रिवाज को चलाता है। हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस समाज पर निर्भर रह करके। समाज हमें बताता है कि हमें हमारा संस्कृति क्या है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बात करना है, हमें कैसे रहना है। तीसरा, राइट के अनुसार यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है। राइट ने देखो क्या कह दिया सो कि जो समाज है वह एक व्यक्तियों का समूह नहीं है। समूह मतलब क्या, जहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं। इसने कहा व्यक्तियों का समूह नहीं है कि कुछ लोग मिल गए तो ये बन गया समाज, बल्कि विभिन्न समूहों यानी अलग अलग समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंध की व्यवस्था है। वही बात आ गया कि कोई समूह को हम लोग समाज नहीं कहते हैं, बल्कि जो अलग अलग समूह है ना, अलग अलग व्यक्ति है ना, उसके बीच जो संबंध होता है ना, उसी को हम लोग समाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा समाज क्या है, उसका परिभाषा देखा, ये सब चीज़ हमने देखा। ठीक है, चलो अब देखते हैं समाज की विशेषताएं या तो फिर लक्षण या तो गुण, जो भी आप लोग कह लो। ठीक है, तो समाज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या क्या जरा से देखते हैं। एक से अधिक सदस्य, तो हम लोग को पता है कि समाज में एक से अधिक सदस्य होते हैं। कोई भी समाज में एक से अधिक व्यक्ति का जरूरत होता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति से समाज नहीं बनता है, वो बात तो सच है। अगर वह अकेला जीवन व्यतीत कर भी लेता है तो भी वह समाज में नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला जीवन व्यतीत कर भी लेगा ना तो भी वह समाज नहीं होगा जब तक दो व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जंगलों में जो जीवन व्यतीत करते हैं ना, भले वहाँ पे 3-4 लोग होते हैं लेकिन वो भी समाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन जो व्यतीत करते हैं जंगल में वो अलग अलग अपना से मतलब रखते हैं, उनके बीच संबंध नहीं होता है, तो वो समाज नहीं है। अगर वही उनके बीच संबंध होता तो समाज होता। दूसरा, समाज में समानता और असमानता। समानता मतलब सभी को समान अधिकार और असमानता मतलब सबको समान अधिकार नहीं। तो समाज में समानता और असमानता दोनों ही देखने को मिलता है। ये दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, समाज में समानता भी होना बहुत ज़रूरी है और असमानता होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक समाज में अपना अपना महत्व है, दोनों का समाज में क्या है, अपना अपना महत्व है। ऐसा कोई भी आज तक समाज नहीं है जिसमें सिर्फ समानता ही पाई जाए या सिर्फ असमानता ही पाई जाए, बल्कि दोनों ही रहना बहुत ही ज़रूरी होता है और दोनों का कार्य भी अलग अलग है। अब देखते हैं समानता का क्या कार्य है और असमानता का क्या कार्य है। समानता जब होगा तब तक उनका संबंध एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। निश्चित सी बात है कि एक दूसरे से अगर जोड़ना है, एक दूसरे का रिलेशन बनाना है तो तभी एक दूसरे से दोस्ती होगा जब हमारे दोनों के बीच संबंध समानता का अधिकार हो, समान अधिकार हो उन लोगों को। और ऐसे स्थिति में समाज का निर्माण भी हो सकता है, बहुत ही अच्छे से समाज का निर्माण होता है। बट असमानता की अगर बात करें तो समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है, मतलब असमानता भी पाई जाती है। बहुत ही से ऐसी स्थितियां आती है जिसमें समाज में भिन्नता देखा जाता है। बहुत सारे समाज में ऐसा चीज़ें देखने को मिलेगा जो वो कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, मतलब असमानता देखने को मिलता है। ठीक है, समाज में बहुत सारा ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो असमानताओं को सिंबल करता है, असमानता को दिखाता है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कुछ लोग सहयोग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। तो समाज में 2 प्रकार का शक्तियाँ होती है। पहला सहयोग शक्ति होता है, दूसरा सहयोग संघर्ष शक्ति। मतलब पहला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सहयोग करने की शक्ति होती है, तो दूसरा ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको संघर्ष करने की शक्ति होता है। अब देखते हैं सहयोग। प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग से ही होता है। अगर कोई भी सफलता पाना है तो सहयोग के बिना नहीं होगा। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग ही चाहिए, सहयोग का ही जरूरत होता है। किसी भी कार्य का कितना विकास होगा इसका निर्णय सहयोग ही करता है। अगर कोई भी चीज़ में सहयोग करेंगे तो काम वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, अगर नहीं सहयोग करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। चलते हैं संघर्ष की ओर। समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे लोगों का विचार अलग है, जाति धर्म इत्यादि को लेकर के अलग अलग संघर्ष लड़ाइयाँ भी होते रहती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा की ओर। हम चौथा को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आपको एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। जगह नहीं था, मैंने नहीं लिखा। चौथा पॉइंट आपको देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कैसे किया। तीसरा में समाज में सहयोग या संघर्ष, फिर इसका डिफिनेशन नीचे लिख दिया, समाज में दो प्रकार का शक्तियाँ होती है। वैसे ही चौथा में आपको हेडिंग में लिखना है समाज सदैव परिवर्तनशील होता है, और नीचे लिखना है कि समाज चाहे वो कैसा भी समाज हो हमेशा परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि समाज में आज जो नियम कानून हो सकता है कल बदल भी जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों का विचार भी बदलते जाता है, समय और स्थिति के अनुसार से लोगों का रहन सहन भी बदलता है। तो इस सिचुएशन में समाज भी क्या होते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। पांचवा, समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे ना छुआ जा सके ना महसूस किया जा सके। तो समाज भी एक ऐसा ही होता है, अमूर्त की जैसा होता है, जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही इसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ना ही इसे हम छू सकते हैं, यानी ना ही स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समाज अमूर्त का मतलब, समाज की थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। समाज अमूर्त का मतलब होता है कि समाज अमूर्त मतलब हो गया कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, इसको बोलते हैं अमूर्त, ठीक है। तो समाज भी एक ऐसा ही है अमूर्त की जैसा, जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। छठा, समाज निरंतर बना रहता है। समाज बना रहता है, जैसे देखो कैसे समझते हैं समाज बना रहेगा। सो जैसे मान लो आज हम समाज में रह रहे हैं, समाज का नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, समाज में बैठक होता है तो बैठते हैं, ठीक है। अब क्या ये हमारे बच्चे आएंगे तो नहीं बैठेंगे क्या हमारे मर जाने के बाद या तो फिर हमारे चल जाने के बाद क्या और भी कोई ऐसा नहीं होगा जो समाज को बनाए रखेगा, ठीक है। क्या हमारे बाद अगर हम लोग नहीं रहें तो क्या हमारे बाद समाज नहीं बना रहेगा? क्या समाज हमेशा बना रहता है। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हमारे बच्चे आएंगे, फिर वो समाज को संभालेंगे, फिर वो उसके बच्चे आएंगे वो संभालेंगे। ऐसे ऐसा समाज निरंतर बना रहता है, कभी ख़त्म होता नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लोगों का समूह। देखो समाज जो होता है ना वो लोगों का एक समूह होता है। समूह मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो समाज में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर लेना है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज उन दो से अधिक लोगों का समूह या समुदाय होता है जहाँ व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध बना रहता है। यानी दो से अधिक व्यक्ति भी होना जरूरी है और उनके बीच संबंध होना भी बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है दोस्तों, भारतीय समाज को समझने का शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इसकी पार्श्व चित्र की विवेचना करें, ठीक है। भारतीय समाज को समझने का शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे और यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे देते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इसके पार्श्व चित्र का वर्णन करें, या तो जहाँ पे शास्त्रीय दृष्टिकोण है वहाँ पे आपको क्षेत्राधारित दृष्टिकोण देते, तब भी आपको आंसर लगभग ऐसा ही लिखना, बस कुछ चीज़ें जगह आपको चेंज करना, वो आपको खुद पता चल जाएगा जब आंसर देखोगे, ठीक है। क्योंकि भारतीय समाज को समझने का 2 दृष्टिकोण होता है, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है और एक क्षेत्राधारित दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण। और अगर आपको सपोज कीजिए क्षेत्राधारित दृष्टिकोण आ जाएगा तब भी आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। तो देखिए पहले बात देखते हैं भूमिका। तो भारतीय समाज को समझने के लिए 2 दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। दोनों दृष्टिकोण में से एक को समझ करके हम क्या कर सकते हैं, भारतीय समाज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय समाज को समझने का 2 दृष्टिकोण होता है, दोनों में से किसी एक को भी हम समझ करके भारतीय समाज को हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर है क्या भारतीय समाज में। पहला दृष्टिकोण है शास्त्रीय दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है क्षेत्राधारित दृष्टिकोण। ये दोनों में से हम किसी को भी पढ़ करके भारतीय समाज को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में शास्त्रीय दृष्टिकोण देगा तो वही आपको लिखना पड़ेगा, अगर क्षेत्राधारित दृष्टिकोण देगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। और अगर कोई दृष्टिकोण नहीं दिया, सिर्फ बोला भारतीय समाज को समझने का दृष्टिकोण का वर्णन करें, ना शास्त्रीय का नाम लेगा ना क्षेत्राधारित का, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 1 शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। हम देख रहे हैं नंबर 1 शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। तो मैं आपको पहले ही कुछ समझा देना चाहता हूँ। एक शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है, एक क्षेत्राधारित दृष्टिकोण होता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण का मतलब होता है दोस्तों किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, वो हम एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहीं से चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि गांव के लोग बुक पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं गांव के लोग किसान होते हैं, गांव के लोग धोती पहनते हैं, वो सब चीज़ों को हम फील कर रहे हैं।
घर पे ही बैठ के, रूम में ही बैठ करके किताबों से हमको ये चीज़ें ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है, उसको शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हम गांव में जा करके, लोगों को देख करके कि कैसे लोग खेती में काम कर रहे हैं, उसके खेतों पर हम जाएंगे, कैसे धोती पहनते हैं, उसके गाँव में जा करके देखेंगे, यानी चीज़ों को देख करके पता लगाना, ये हमारा क्षेत्राधारित दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है। तो पहला शास्त्रीय अथवा पुस्तकीय दृष्टिकोण, पुस्तकीय, इसको हम पुस्तकीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पुस्तक से इसमें ज्ञान प्राप्ति लिया जाता है, ठीक है। भारतीय समाज को समझने के लिए उन ग्रंथों या महाकाव्यों की सहायता ली जाती है। महाकाव्य और ये जो ग्रंथ ये तो एक किताब ही है ना, तो इसका सहायता लिया जाता है भारतीय समाज को समझने के लिए। खुद से जाया नहीं जाता है, बल्कि इन किताबों का सहायता लिया जाता है, ग्रंथों का, महाकाव्यों का, जिसमें भारतीय समाज का विशद चित्रण किया गया है। यानी कि जो ग्रंथों महाकाव्यों में समाज का चित्रण किया गया ना, उन्हीं से क्या किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति कर लिया जाता है कि हमारा समाज कैसा है, नहीं है, वो हमारा शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्षेत्राधारित दृष्टिकोण। इसमें लोग क्षेत्र में जाते हैं, जैसे गांव में जानना है तो गांव के क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा, अगर हमको शहर के बारे में जानना है तो शहर के क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्षेत्राधारित दृष्टिकोण। भारतीय समाज को समझने का क्षेत्राधारित दृष्टिकोण उन समाजशास्त्रियों ने अपनाया जो आराम की कुर्सी पर बैठकर अध्ययन करने में विश्वास नहीं करते हैं कि आराम से कुर्सी पर बैठ करके हर चीज़ों को यहीं से पढ़ेंगे, वैसे इसमें विश्वास नहीं किया जाता है। बल्कि इसमें विश्वास रखने वाले समाजशास्त्री जो लोग होते हैं इसमें, वह उनका यह मान्यता है कि गाँवों की संरचना एवं उसके बदलते हुए स्वरूप को समझे बिना भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता है। वहाँ जाना पड़ेगा। यदि भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण करना है तो गाँव में जाकर भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर गाँव के बारे में हम लोग को सीखना है तो वहाँ जाकर के अलग अलग पहलुओं को देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये हो जाता है क्षेत्राधारित दृष्टिकोण। तो क्षेत्राधारित दृष्टिकोण दे देगा तो यही सब चीज़ों पर आपको चर्चा कर देना है। तो दोनों दृष्टिकोण हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय समाज, ठीक है। क्षेत्राधारित दृष्टिकोण भी नहीं देख रहे हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार से भारतीय समाज को हम कैसे समझ सकते हैं, भारतीय समाज को कैसे समझा जा सकता है। तो पहला वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में समाज विभाजन का एक आधार है। वर्ण व्यवस्था क्या है? हिंदू समाज में समाज को 4 भागों में बांट रखा है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में समाज को कर्म और योग्यता के आधार पर बांटा गया कि जैसा आपका कर्म और जैसा आपका योग्यता वैसा ही आपका वर्ण व्यवस्था भी होगा। और हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब ये सब चीज़ों के बारे में आप एग्जाम में जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है। जो लोग दूसरे को शिक्षा देते हैं अर्थात विद्वान होते हैं, जो सबसे बड़े पद पे आते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। जो लोग अपने गांव या क्षेत्र की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, ठीक है। जो लोग व्यापार करते हैं उसको व्यवसायी कहते हैं या तो फिर वैश्य कहते हैं। और जो सबसे नीचे आते थे, जो दैनिक जरूरतों के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते थे और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, लोगों को सेवा करते थे, नौकर बन के रहते थे, उन्हें शूद्र कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक पहला हो गया आपका वर्ण व्यवस्था, ठीक है। चलते हैं दूसरा में है विश्राम व्यवस्था। अब विश्राम व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहले के समय में माना जाता था कि मनुष्य का 100 वर्ष होता है, यानी कि मनुष्य 100 साल तक जिएगा, जिसमें से 1 से 25 साल तक वो क्या करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसमें से उसका शरीर मानसिक चीज़ों का क्या हो, विकास हो। फिर 25 से 50 वर्ष तक, फिर 50 से 75 वर्ष तक, फिर 75 से 100 वर्ष तक, अलग अलग रूप में अलग अलग बात बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। विश्राम मतलब रुक के 1 से 25 तक अलग कार्य करना है, 25 से 50 अलग कार्य करना है, 50 से 75 अलग, 75 से 100 अलग, ठीक है। तो इसी को विश्राम व्यवस्था कहा गया। तो इसमें लोग जीवन को अनंत यात्रा मानते हैं, जीवन को अनंत यात्रा मानते हैं कि जीवन हमारा चलते रहेगा और ऐसा ही 25-25 करके हमको अलग अलग भागों में कार्य करते रहना है, जिसमें स्थान पर विश्राम करके आगे बढ़ना, मतलब जगह जगह पर रुक के 25 साल पर रुक के हमको अलग अलग काम करना है, ठीक है, अथवा आगे बढ़ने की तैयारी करना है। यह यात्रा मोक्ष की ओर होती है। देखो 25 साल अलग काम, 25 साल अलग काम, अगर ऐसा करके करेंगे ना तो ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, भगवान से मिलवाएगा, है ना। लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य या मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बाद अवगमन के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे ना तो हमेशा जो दूसरे जीव में पैदा होते हैं ना वो कभी नहीं होंगे, फिर हमेशा के लिए हमको गॉड की ओर से मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा हमेशा के लिए। प्रत्येक आश्रम की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ अवधि के लिए रुककर व्यक्तियों को आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करता था, मतलब आगे रुक करके प्रस्थान करते थे, आगे बढ़ते थे, ठीक है। वैदिक व्यवस्था में
मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इन 100 वर्षों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी जाती थी। ये 4 भाग कौन कौन होते थे? एक होता था ब्रह्मचार्य आश्रम, जो 1 से 25 वर्ष तक माना जाता था। गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष माना जाता था। वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 वर्ष तक माना जाता था। और एक नेक्स्ट है संन्यास आश्रम, जो 75 से 100 वर्ष तक माना जाता था। हम इतना ही लिखें, लेकिन आप एग्जाम में चाहो ना तो एक करके हेडिंग बना करके, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हेडिंग बना लो और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करो। अब क्या एक्सप्लेन करोगे हम बताएंगे। फिर गृहस्थ आश्रम लिख लो, इसका एक्सप्लेन कर दो। फिर वानप्रस्थ आश्रम लिख लो, इसका एक्सप्लेन कर दो। फिर संन्यास आश्रम लिख दो और इसका एक्सप्लेनेशन कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ आपको लिखना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष तक माना गया है, कि 1 से 25 वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? उसका मस्तिष्क, उसका शारीरिक का क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद फिर 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम माना गया, कि 25 से 50 तक आपको अपना मतलब गृहस्थ में रहना है, घर परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, अपने बीवियों को देखना है और उसके साथ रहना है, ठीक है, गृहस्थ परिवार में। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष तक। जब ये बाल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं, तो मनुष्य को वानप्रस्थ प्राप्त कर लेना चाहिए। वो सब कुछ छोड़ करके कहाँ चल जाना चाहिए? यानी कि जंगलों में चल जाना चाहिए, यानी कि अपना घर छोड़ करके जंगलों में चल जाना चाहिए। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो पत्नी को अपने साथ ले जा सकती है, या तो फिर वो अपने बच्चों को संभालने के लिए उसको घर में ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक माना गया, कि इसमें सब कुछ छोड़ देना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना और एक सन्यासी बन जाना है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म एवं पुनर्जन्म, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही पुनर्जन्म मिलेगा, यानी कि अभी जन्म मिला, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म मिलेगा। तो जैसा कर्म होगा वैसा ही पुनर्जन्म भी आपको मिलेगा, आगे जाकर के फिर से जन्म मिलेगा। तो भारतीय समाज के शास्त्रीय आधारों में कर्म एवं पुनर्जन्म का प्रमुख स्थान रहा। हमारे भारतीय समाज में ये बहुत ही प्रचलन है, ठीक है। हिंदुओं में आत्मा को अमर मान लिया गया, ठीक है। हिंदुओं धर्म में आत्मा को अमर मान लिया गया तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले ही यह निश्चित कर लेती है कि उसे किस जीव में प्रवेश करना है, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही मरने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपका किस जीव में आगे प्रवेश करोगे। यह प्रवेश व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप निर्धारित होता है, कि आप कैसा कर्म किए हैं पहले वैसा ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्मों का फल हर व्यक्ति को आवश्यक ही भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा। नेक्स्ट है धर्म का महत्व। तो धर्म का सभी धर्मों का अपना अपना महत्व। हमारा भी धर्म है, हमें भी महत्व है, अपना धर्म पे गर्व होता है। हम लोग धर्म के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं। हमारा धर्म में होता है कि लोगों पर अत्याचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, तो हम लोग नहीं चोरी करते हैं। और अगर धर्म नहीं होता तो शायद हम लोग चोरी करते, किसी पाप का कर्म फल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो दुनिया फिर तहस नहस हो जाती। तो कर्म का ही इंपॉर्टेंट है ना। तो धर्म जीवन को आधार प्रदान करती है। जो धर्म है ना वो जीवन को क्या करती है? आधार प्रदान करती है कि आपको किस आधार पर चलना है। यह मानव मस्तिष्क को शांत देता है, शांति देता है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं अपने धर्म के अनुसार से तो शांति प्राप्त होता है, और हृदय में आशा का संचार करता है कि हाँ मैं अच्छा काम किया हूँ, मुझे फल मिलेगा। भारत का यह विशाल बहुमत समय को किसी न किसी धर्म से संबंधित अवश्य बताता है। भारत के हर एक लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए जरूर हैं। नेक्स्ट है पुरुषार्थ, ठीक है। अब ये पुरुषार्थ में क्या है? तो देखिए मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तथा मानव जीवन के आधार स्तंभ है। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए मानव के लिए, ठीक है। इन चारों पुरुषार्थ में चारों का महत्व बराबर है, यानी चारों में से चारों का महत्व बराबर है, क्योंकि चारों एक दूसरे से पूरक हैं। पूरक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंततः उन्हें 4 ना कहा करके एक ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही सत्य के 4 अलग अलग अंग हैं, ठीक है। तो मनुष्य पुरुषार्थ के 4 अंग हैं और 4 एक ही सत्य के 4 अलग अलग अंग हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। अब देखते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अलग अलग रूप में, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिख सकते धर्म अर्थ, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। धर्म मनुष्य को पशुओं से अलग कराता है। बताया गया इसमें कि धर्म जो है ना मनुष्य को पशुओं से क्या करवाता है? अलग करवाता है। नेक्स्ट है अर्थ का तात्पर्य धन से। जो व्यक्ति के पास धन होता है, व्यक्ति को अपना घर गृहस्थी चलाने, सामाजिक दायित्व को पूरा करने, कर्मकांड को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के द्वारा व्यक्ति को जीने का मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर के विलासिता पूर्ण जीवन शैली की पूर्ति करता है, ठीक है। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन से हो गया, तो धन के बारे में आपको लिख देना है। काम का मतलब हो गया इच्छा से, जो हमारे अंदर इच्छा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा। इसका तात्पर्य मनुष्य के मूलभूत परिणामों और इच्छाओं से, जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं जगती है। नेक्स्ट है मोक्ष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष।
मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन तप, ध्यान, मनन, चिंतन आदि करना पड़ता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अज्ञानता रूपी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष प्राप्त करके इस संसार से मुक्त प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है संस्कार। भारतीय समाज का शास्त्रीय आधारों में संस्कारों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक युग से ही संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और संस्कार से हमारे मन को शांति मिलता है, ठीक है। संस्कार से क्या होता है, जब जितना ही हम संस्कारी होते हैं उतना ही हमारे मन को क्या मिलता है, यानी कि शांति मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया दोस्तों, जल्दी में, क्योंकि समय नहीं था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। या तो ग्रामीण समुदाय नहीं देगा, हो सकता है दे दे सिर्फ समुदाय से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं, या भारतीय समुदाय से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समुदाय क्या है, जहाँ पे 10 लोग हम लोग मिल जाते हैं, 7 लोग मिल जाते हैं, उससे हमारा समूह बनता है और समूहों से समुदाय बनता है। अब मान लो कि कहीं भी हम रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग 7 कोई और एक जगह बैठ गए और विचार कर रहे हैं, तो हमारा समूह हो गया। लेकिन समुदाय भी वैसा ही होता है, जहाँ पे हम लोग 7 कोई 10 कोई एक पूरा मतलब गांव का या तो फिर एक टोला का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर के बैठते हैं, ठीक है। लेकिन समूह का मतलब होता है कहीं भी अगर हम 7-8 कोई बैठे हुए हैं तो वो समूह कहलाता है, कहीं भी। लेकिन समुदाय का एक फिक्स जगह होता है। हम अपने ग्रामीण में या अपने टोला मोहल्ले में हम लोग जहाँ पे निश्चित जो फिक्स जगह बना रहता है कि अगर आज आपके साथ किसी भी तरीक़े से आप बात करना, कोई मुद्दे पर बात करना कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए, तो फिर हमारे मोहल्ले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर जो विचार करना, तो हम लोग एक फिक्स जगह जहाँ बना रहता है वहीं पे हम लोग जाते हैं। तो समुदाय एक फिक्स जगह होता है, समूह फिक्स जगह नहीं होता है। और समुदाय भवन भी होता है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे घर की जैसा बना रहता है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग जाके बैठते हैं, धूप छाया पानी वगैरह से बचने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, तो वही हमारा समुदाय होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को एक बार देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं समुदाय का अर्थ। तो समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और इस शब्द का निर्माण 2 शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। कॉम और मुनिस से मिलकर बना है। कॉम प्लस मुनिस अगर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कम्युनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं समुदाय। ये तो इस शब्द का बात हो गया, जिसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ और मुनिस का अर्थ होता है सेवा करना, मतलब एक साथ सेवा करना। अब एक साथ सेवा करने का मतलब क्या हो गया, अगर 7-8 कोई हम लोग समुदाय में बैठे हुए हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति होता है तो हमारे सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। यही होता है ना समुदाय में बैठने का फायदा, ठीक है। तो एक साथ सभी लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, एक साथ सभी लोग कार्य करते हैं, ठीक है। एक जैसा, ये नहीं कि वो अलग कार्य कर रहा था हम अलग करते हैं। समुदाय में सभी लोग एक ही जैसा कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या है, एक साथ सेवा करना। अर्थात व्यक्तियों का ऐसा समूह मतलब जहाँ पे लोग मिलकर बैठते हैं, यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। मतलब व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके अंदर ये भावना हो कि हमें मिलकर रहना है। छल कपट की भावना तो वहाँ पे समुदाय नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी भावना, ऐसे समूह जिसमें लोगों को मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अधिकार का उपयोग करते हैं। अब ये नहीं कि किसी को मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग उसी तरीक़ा से करते हैं ताकि एक दूसरे का सहयोग हो। ये नहीं कि एक दूसरे के प्रति बुरा हो और सिर्फ मेरा ही फायदा हो। ऐसा अधिकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सभी लोगों का क्या हो, फायदा हो, दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो। तो इसे हम लोग समुदाय कहते हैं। अर्थात व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर लोग मिलकर रहने की भावना हो और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये समझ में आ गया। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब किसी समूह, चाहे वह समूह छोटा हो या समूह बड़ा हो, कि सभी सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हो, उनका ऐसा रहना कि किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं हो, बल्कि उनमें सामान्य जीवन की आधारभूत बातें हो, उसे समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं आपको समझाते हैं। चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सभी सदस्यों इस प्रकार साथ साथ रहे, यानी वो लोग एक चीज़ को सोच करके एक साथ रहे कि एक हमें किसी भी प्रकार का विशेष योजना या तो स्वार्थ को लेकर के नहीं, कि हमें कोई योजना बनाना है। समुदाय के लोग क्या इसलिए बैठते हैं कि कोई योजना बनाएंगे, वो लोग बड़े बड़े योजना नहीं, हमारे
पास उतना बड़ा औकात नहीं होता कि हम लोग कोई योजना बना सकें, या तो हम अपने स्वार्थ को लेकर के बैठते हैं। नहीं, ना तो हम लोग को वहाँ पे योजना बनाने जाते हैं, ना तो हम लोग कोई अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे जाते हैं, बल्कि हम लोग अपने जो नॉर्मल जीवन चल रहा होता ना उसके आधारभूत कुछ बातें करने के लिए जाते हैं कि हम लोग कैसे मिल के रहना है, तो आज वो लड़का गलत किया तो उसको ऐसे हमारा समाज में नहीं होना चाहिए, ये सब बातें करते हैं। ना कि हम लोग बड़े बड़े देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर कोई योजना बनाते हैं तो फिर स्वार्थ को पूर्ति करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया कि वह समुदाय चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, सदस्य इस प्रकार के साथ रहते हैं, यानी कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस प्रकार सोच करके वो साथ रहता है कि हमें कोई विशेष योजना स्वार्थ की पूर्ति नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य जीवन के आधारभूत बातें करना है, सामान्य जीवन के बारे में कुछ बातें करना है। तो उस समूह को और इस प्रकार के सोचने वाले समूह को समुदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं समुदाय का परिभाषा। कुछ अलग अलग विद्वान जो थे वो समुदाय का अलग अलग प्रकार से कुछ परिभाषा दिए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान क्या क्या परिभाषा दिए हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार की परिभाषा दी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आपको जो टोटल समझा रहे हैं इसमें से कोई जरूरी नहीं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में ही आए, तो आप उसको जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन से वैसे कीजिए। ठीक है, या तो कुछ पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना हम आपको बता रहे हैं उसी लेवल से आप एग्जाम में जाकर के लिखेंगे। पहला है बोगार्ट्स के अनुसार। ये जो बोगार्ट्स विद्वान हैं इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। मतलब ये जो निश्चित जगह में होते हैं, हम आपको पहले बताए थे नहीं, फिक्स जगह में होते हैं, है ना, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिसमें कुछ मात्र तक हम की भावना पाई जाती है। मतलब ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब सिर्फ मैं की भावना नहीं, हम की भावना। जहाँ मैं की भावना आ गई इसका मतलब सिर्फ मेरा अकेला, लेकिन हम की भावना का मतलब हो गया हम सबका। तो ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें हम की भावना भी पाई जाती है। ये कहना है बोगार्ट्स के अनुसार। ठीक है, दूसरा आगबर्न के अनुसार। आगबर्न का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इनका ये कहना है कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही समुदाय से पूरा संसार चलता, नहीं, एक सीमित क्षेत्र के अंदर, मान लो कि हमारा एक मोहल्ला है, उसी सीमित क्षेत्र के अंदर हम लोग जितने भी सारे रहने वाले हैं उस सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को, पूर्ण संगठन मतलब एकता रहना, एक साथ संगठित रहना, है ना, तो सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। कि जितने भी सारे हम लोग उस मोहल्ले में जितने भी सारे सामाजिक जीवन के लोग रह रहे हैं वो सभी एक साथ हम लोग संगठित रहें, यानी पूर्ण रूप से संगठित रहें, उसी को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक विशेष जगह के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्ण संगठन को, जितने भी सारे प्राणी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी के पूर्ण संगठन को, यानी एक साथ सभी लोग पूर्ण तरीके से संगठित होते हैं। ठीक है, तो उस पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं मैकाइबर और पेज के अनुसार। ये दोनों विद्वान, मैकाइबर भी और पेज भी, दोनों का कहना है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। इसमें सामान्य जीवन, नॉर्मल जीवन चलता है, कोई हाई फाई लेवल का जीवन नहीं चलता है। ठीक है, सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। वहीं आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं बड़े बड़े भवन में, तो वहाँ पे सामान्य जीवन की बात नहीं चलती, वो एक राष्ट्र लेवल पर बातें चलती है। लेकिन यहाँ पे समुदाय में एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है, सामान्य जीवन पर ही बातचीत किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। या तो क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे समुदाय की तत्व के बारे में, तब भी सेम आपको लिखना है। ठीक है, तो समुदाय की विशेषताएं को देखते हैं। तो समुदाय की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखते हैं कि समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, समुदाय से क्या क्या फायदा होती है। तो देखिए, पहला निश्चित भूभाग। भूभाग का मतलब एरिया, जगह, जमीन। मतलब समुदाय का ना एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित जगह होती है। ठीक है, देखिए समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स जगह पे होती है, आपको मैंने पहले बता दिया। तो समुदाय के लिए एक फिक्स जगह होना अति आवश्यक है। ठीक है, ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। ज़्यादातर जो समुदाय होते हैं वो एक निश्चित जगह पर ही बसे हुए रहते हैं। ठीक है, जो भवन नहीं बना रहता सामुदायिक भवन, एक निश्चित भूभाग पर रहने से उसमें एकता व संगठन की काफ़ी दृढ़ता बढ़ जाती है। मतलब अगर एक जगह होती है ना तो उसमें एकता की भावना और संगठन, यानी कि इकट्ठा होने की, लोगों की इकट्ठा होने की काफ़ी दृढ़ बढ़ जाती है। अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ बैठना, नहीं बैठना, कहाँ क्या बात करना है। तो इससे लोगों की एकता नहीं बनता है और लोगों में जो संगठन, एक साथ इकट्ठा होने की जो जज्बा होती है ना, वो विचार खत्म हो जाती है। लेकिन वही अगर एक जगह फिक्स होती है ना तो इससे लोगों में एकता की भी भावना उत्पन्न होती है और संगठन होने की भी विचार आती है।
दूसरा समुदाय व्यक्तियों का समूह है। जो समुदाय ना वो व्यक्तियों का समूह है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का समूह ही तो से मिलकर समुदाय बनता है ना, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, विचार करते हैं, वही तो समुदाय है ना। तो समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं। जब व्यक्ति बैठेंगे नहीं, विचार विमर्श करेंगे नहीं, तो समुदाय किस काम का? जहाँ भी एक फिक्स जगह हो गया बैठने की, ठीक है, और वहाँ पे लोग जाकर के विचार विमर्श करें, वो हमारा समुदाय कहलाता है। तीसरा आत्मनिर्भरता। अब ये आत्मनिर्भरता क्या है? तो प्राचीन काल में, यानी कि अगर अभी से पुराने समय में चल जाए तो पहले क्या होता था? आत्मनिर्भरता जो था ना वो समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता था, कि जो आत्मनिर्भरता ना वो समुदाय का एक आवश्यक तत्व है। क्यों? क्योंकि जब समुदाय में लोग जाते थे ना, किसी को कोई दुख तकलीफ होता था, एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे से साझा करते थे और आत्मनिर्भर रहते थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे। समुदाय के लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे। ये नहीं कि कहीं दूसरे से हम लोग भीख मांगेंगे, नहीं, आत्मनिर्भर रहते थे उन लोग, कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो हमें साथ देगा निश्चित तौर पर, और अगर उनको कोई दिक्कत हो गया तो हम उसको साथ देंगे। तो पहले आत्मनिर्भरता होता था, है ना। एक समुदाय में निवास करने वाले की समस्त आवश्यकताएं वहीं से पूरी हो जाती थी। यानी पहले के टाइम में क्या होता था पता है? कि एक समुदाय में जितने भी सारे लोग निवास करने वाले होते थे ना, उसकी जितनी भी सारे समस्त आवश्यकता होती थी ना, वहीं से पूरा हो जाती थी, और वो लोग आत्मनिर्भर रहते थे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से प्राश्रित है। प्राश्रित मतलब एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। मतलब ये खुद पर नहीं कि हम अपने समुदाय के लोगों से ही मांगेंगे, हम दूसरे से कोई चीज़ मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राश्रित का मतलब होता है, ठीक है, प्राश्रिती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड रहना, ठीक है। लेकिन पहले के लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे, उनका अपने ही समुदाय से पूरा हो जाता था, ठीक है, अपना ही समुदाय के लोगों से पूरा हो जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, बट समुदाय में अगर हम एक दूसरे से मदद ले रहे हैं तो कल भी तो उसको मदद देंगे ना। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया? अभी के टाइम में प्राश्रिती हो गया, यानी कि हम दूसरे से मदद लेने के बारे में सोचते हैं, जिसको हम जानते भी नहीं, पैसा की जरूरत पड़ गया और 2 दिन दोस्ती हुआ तो उससे भी हम लेने की बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये आज के युग में हो गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना। लोगों के अंदर सामुदायिक भावना जगता है। जब एक साथ इकट्ठा होकर के बैठते हैं तो लोगों के अंदर सामुदायिक का भावना जगता है, एक दूसरे से इकट्ठा होने की, एकता की भावना जगता है ना। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक भूभाग से संबंध होने की वजह से एक सामुदायिक व्यक्तियों में जो एकता की भावना होती है ना, एक भूभाग से संबंधित होने की वजह से, यानी कि जितने सारे लोग उस समुदाय में रहते हैं वो एक ही भूभाग से रहते हैं, एक ही जगह के रहते हैं, एक ही क्षेत्र के रहते हैं ना, और उससे उसकी मन में क्या होता है? समुदाय की भावना जगती है, एकता की भावना जगती है, अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है कि सब मेरा अपना ही है, और इसी को सामुदायिक भावना कहते हैं। जिसमें अपने की भावना हो, अपने ही लोगों में अपने ही की भावना हो, एकता की भावना हो, उसको सामुदायिक भावना कहते हैं, ठीक है। 5वां है सामान्य जीवन। समुदाय में क्या होता है? लोगों का सामान्य जीवन रहता है ना। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता है, यानी समुदाय में लोग किसी विशेष उद्देश्य की बड़े लेवल पर कोई उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमें देश का विकास कैसे करना है, या तो फिर कोई बड़ा सा हमें बांध कैसे बांधना, ये सब चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते हैं, इसकी पूर्ति के लिए नहीं बैठते हैं, बल्कि इसमें तो सदस्यों का एक सामान्य जीवन व्यतीत होता है, व्यक्तियों का एक सामान्य जीवन व्यतीत होता है। छठा है बहुत कुछ सामान्य जीवन। अब देखिए, बहुत कुछ सामान्य जीवन, यानी कि जितने सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं ना, उन लोगों में बहुत कुछ सामान्य जीवन पाया जाता है। सामान्य जीवन का देखिए, सामान्य जीवन का मतलब हो गया एक जैसा व्यवहार, लोगों में एक जैसा संस्कृति, एक जैसा रीति रिवाज, एक जैसा भाषा पाई जाती है। ये नहीं कि वही समुदाय में रहने वाले लोगों का इसका भाषा अलग है, उसका भाषा अलग, नहीं, बहुत कुछ सामान्य जीवन, यानी कि लोगों में बहुत कुछ एक जैसा समान, यानी बराबर जीवन देखा जाता है, ठीक है। एक स्थान पर साथ साथ रहने से उनका जीवन बहुत एक सा रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। बहुत कुछ समान उद्देश्य एवं समान हितों को लेकर लोग संबंध होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, यानी कि लोगों का क्या होता है? एक जैसा हित होता है, एक जैसा उद्देश्य होता है, यानी कि कोई विचार विमर्श हो रहा है किसी भी चीज़ पर तो लोगों का एक जैसा उद्देश्य होता है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो लोगों का एक जैसा उद्देश्य होता है, ठीक है। एक जैसा उन लोगों का हित होता है। हित मतलब कोई चीज़ का पूर्ति, ठीक है, कि ये चीज़ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हित। तो जितने भी सारे लोगों का उद्देश्य और हित होता है ना, वो एक जैसा होता है लोगों का, ठीक है। एक सी रीति रिवाज होता है उन लोगों का, एक ही जैसा रीति रिवाज होता है, एक जैसा नियम कानून होता है समाज में, ये नहीं कि उसके लिए अलग नियम, इसके लिए अलग नियम, एक जैसा भाषा होता है। एक उत्सव व संस्कार साधारणता एक समुदाय में देखने को मिलता है। एक उत्सव मतलब एक जैसा लोगों का खुशी देखा जाता है, एक जैसा पर्व त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखा जाता है समुदाय में, हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के बहुत कुछ लोगों के लिए मतलब ना एक जैसा जीवन पाया जाता है, ये नहीं कि अलग अलग पाया जाता है सब में, ठीक है।
7 नंबर है विशिष्ट नाम। अब समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक समुदाय का एक अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके द्वारा उसे पृथक जाना जाता है। पृथक मतलब अलग अलग। अब मान लो सबका एक ही जैसा रहेगा, समुदाय भवन, तो कौन सा समुदाय भवन में जाना पता ही नहीं चलेगा। तो पृथक मतलब अलग होने के लिए कि उससे इसका पहचान अलग हो, इससे उसका पहचान अलग हो, इस अलग अलग पहचान के लिए, पृथक होने के लिए उसका एक अलग नाम दिया जाता है। और समुदाय का नाम अधिकतर उसके स्थानीय भूभाग के नाम पर ही रखा जाता है। मतलब वहाँ का जो जगह है ना, उसी के आधार पर लगभग इधर उधर का ही नाम मिलता जुलता, ताकि हमारा ये जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे मिलता जुलता ही समुदाय का नाम रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको पहचाना जा सके। नेक्स्ट है 8 नंबर समानताओं का क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती है, मतलब एक जैसा पाई जाती है सभी लोगों में, ठीक है। ये नहीं कि इसका भाषा, इसका विचार, इसका सोच अलग है और उसका भाषा सोच अलग है, नहीं, समानता का क्षेत्र यानी एक जैसा विचार पाई जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब जो एक जगह बना रहता है, तो समुदाय भी एक जगह ही बना रहता है, ठीक है। तो समुदाय एक अस्थायी संगठन है जहाँ पे एक जगह बनाया रहता है, ठीक है। एक बार बन जाने के बाद किन्हीं असाधारण घटनाओं, मतलब जहाँ पे एक बार समुदाय बन गया फिर वो खत्म नहीं होती है। हाँ, कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, तभी ये सब चीज़ों से वो नष्ट हो सकती है समुदाय, नहीं तो छोड़कर समुदाय सरलता बना रहता है। ये सब चीज़ जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, यही सब चीज़ों से नष्ट होगा तो होगा, नहीं तो ये समुदाय हमेशा बना रहता है, अस्थायित्व हमेशा रहता है, ठीक है। ये कभी अस्थायित्व का मतलब हो गया जो हमेशा बना रहता है, ठीक है, कभी ये मतलब नष्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरह समुदाय। अंतरह समुदाय का मतलब ये बड़े समुदाय के नीचे भी छोटे छोटे समुदाय होते हैं, ठीक है। तो समुदाय की एक विशेषता अंतरह समुदाय का होना भी है, ठीक है। अंत समुदाय का मतलब ये हो गया कि इसका यह तात्पर्य है कि एक बड़े समुदाय के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे समुदाय भी पाए जाते हैं और उसी को हम लोग अंतर समुदाय के नाम से जानते हैं। अंतर समुदाय मतलब बड़े समुदाय के नीचे भी छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों समुदाय की विशेषताएं और समुदाय का अर्थ हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे दे समुदाय का अर्थ, परिभाषा और विशेषता, या तो समुदाय से आप क्या समझते हैं इसके तत्वों का वर्णन करें, किसी भी प्रकार से दे दे, क्वेश्चन का आंसर आपको सेम डालना है, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है, इन्हें दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, या तो जनजातीय क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता, ऐसे भी दिया जा सकता है। हेलो दोस्तों, तो ये देखो जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है, अगर ऐसे दे देता है तो भी आपको यही आंसर डालना है, ठीक है। और इसी आंसर को पढ़ने के बाद आपको एक और क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि जनजातीय उनमें गरीबी की समस्या, तो जनजातियों में ये जो हमारा गरीबी की समस्या, या तो फिर शोषण की जो समस्या है, या तो फिर भूमि अलगाव की समस्या, या तो फिर अशिक्षा की समस्या, अनेक जो भी आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर देती है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको हर एक आंसर को भी आप बना पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको मॉडिफाई किया हूँ ताकि आप किसी पर भी दे दे, आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या पर दे दे तो उसमें आप अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है, जनजातियों की प्रमुख समस्या पूछ सकती है, बेरोजगारी पर पूछ सकती है, भूमि अलगाव पर पूछ सकती है, या तो फिर उनके शोषण पर पूछ सकती है, गरीबी पर पूछ सकती है, ठीक है। तो आंसर को इसको आप लोग देख लो, आपको बेटर तरीका से आप लोग अच्छे तरीके से बना करके आओगे, ठीक है। और इसमें भी आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस सुन लो और पॉइंट को याद रख लो, क्योंकि हम सारा आंसर पॉइंट में बताते हैं ताकि पॉइंट याद रखेगा स्टूडेंट लोग और बाकी आगे का एक्सप्लेन खुद कर देगा, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट बनाया ग्रामीण इलाका, अब आपको नहीं पता कि ग्रामीण इलाका में क्या क्या होती है नहीं होती है, सो शहरी इलाका, तो शहरी इलाका में क्या होती है आपको नहीं पता है, तो बस याद रखेंगे ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, और इसके बाद एक्सप्लेन खुद करेंगे कि कहाँ पे ग्रामीण में क्या होती है नहीं होती, इसी प्रकार से पॉइंट बना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या और इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय लगाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं कि जनजातियों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सदियों से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और कई लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। सरकार ने उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना क्या बाकी है। अब देखते हैं जनजातियों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? भूमि से अलग होना। देखो अब जनजातीय लोग भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया। सरकार उनको एक जगह भूमि दे रहा था कि खेती आप लोग एक जगह कीजिए, रहिए और अच्छे से खाइए, लेकिन इन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं था। इन लोगों को जंगलों में ही रहना पसंद था, ठीक है। अब जंगलों में धीरे धीरे जंगल लगने लगा, सरकार का बड़ा बड़ा योजना आने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, इससे उन लोगों को जमीन की मात्रा कम होने लगा और इन लोग अपना जमीन से बेदखल हो गया, जमीन से दूर हो गया, ठीक है। जनजाति के मुख्य समस्या भूमि से क्या होना, अलग होना है। तो आपको बस पॉइंट याद रखना, भूमि से अलग होना, बाकी खुद इधर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जनजातियाँ आज भी सभी समाजों से दूर जंगलों में, पर्वतों में अधिक निवास करते हैं। मतलब जो एक अच्छा समाज है वहाँ पे ना रह करके वो दूर में बसते हैं, ठीक है।
जनजाति की प्रमुख समस्या भूमि से अलग हो जाने की है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ हुआ है। जब वो ठेकेदार वहाँ पे पहुँचता है, जंगल के जो प्रशासन होते हैं वो पहुँचते हैं, तो बड़ा बड़ा वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, जंगल वगैरह लगाते हैं। इसके वजह से उन लोगों का बिल्कुल भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया उन लोग। दूसरा क्या, अशिक्षा। अब देखो अशिक्षा भी वहाँ पे कहाँ मिलेगा उन लोगों को, जंगल झाड़ में, ठीक है। तो जनजाति की दूसरी समस्या अशिक्षा है। जनजाति के लोग शिक्षा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यह लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेतों में काम करवाना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने कि अनेक प्रयासों के बावजूद भी यह समाज आज भी अशिक्षित है। भारत सरकार ने लाख प्रयास किए इन लोगों को शिक्षित करने का और अपने सभ्य समाज में लाने का, लेकिन इन लोगों ने कभी भी ऐसा खुद को करने का प्रयास नहीं किया, खुद को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या, देखो पॉइंट नंबर तीसरा हमारा है गरीबी। देखो गरीबी क्या है, तो जनजातीय समुदाय में गरीबी स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है, ठीक है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कंद होता है, मूल होता है, शिकार होता है, जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है, छोटी मोटी झोपड़ियाँ तक ही सीमित रहती है। मतलब ये जंगल में रहते हैं तो इनके पास गरीबी, देखो हम लोग रहते हैं एक बड़ा समाज में, तो यहाँ पे हर चीज़ में हमें मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा चीज़ में मौका नहीं मिलता। उन लोगों के पास जंगल झाड़ में जो चीज़ें फल फ्रूट आता है वही चीज़ें, लकड़ियाँ होती है, बस इसके अलावा और कुछ होती नहीं है, ठीक है। अब यही सब जब उसके पास सीमित मात्रा में चीज़ें रहेगी तो गरीब तो होंगे ही होंगे, और जब ये चीज़ खत्म हो जाएंगे तो लोग और गरीब हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से यार लोग काफ़ी पिछड़े हुए, मतलब पैसों के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए, ठीक है। चौथा, बेरोजगारी। देखो जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं। मतलब देखो जहाँ पे जंगल झाड़ रहते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, जो भी ये जिस चीज़ों से पैसा कमाते हैं, क्या वो हमेशा बना रहता है? वो धीरे धीरे जंगलों में ख़त्म भी होते जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होने की वजह से ना क्या होता है, इनके बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। यह लोग शिक्षित बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम इन लोगों के पास ज्ञान बुद्धि होता है, ठीक है, शिक्षा होती है, इसलिए इन लोगों को कहीं अच्छा काम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। पांचवा, बंधक मजदूर। देखो इन लोगों को बंधक मजदूर के रूप में ही सिर्फ इन लोग जिंदगी काट लेते पूरा, ठीक है। ऋणग्रस्ता, अज्ञानता। ऋणग्रस्ता मतलब कि हम किसी से ऋण ले लिए, पैसा ले लिए, ठीक है, उसको नहीं दे पाए तो वो अपने अंदर हमको काम करवाएगा, ठीक है। अज्ञानता मतलब मेरे पास अज्ञान है, मेरे पास ज्ञान बुद्धि है ही नहीं, तब भी हम क्या करेंगे, दूसरे का नौकर में रह करके ही काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे हम दूसरे का बंधक बन जाते हैं, ठीक है। इन सभी कारणों से लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार भी बंधक बन जाता है, ठीक है। छठा देखो, नशे की लत। अब देखो इनमें से नशे की लत आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे जो रहता है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग शराब वगैरह होता है, और वो भी कौन सा शराब, ग्रामीण इलाका वाला देहाती, जैसे हम बोलते हैं देहाती शराब, तो वो सब चीज़ों से ज़्यादा हमें नुकसान होता है, ठीक है। जनजातियों में शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का चयन बहुत किया जाता है, ठीक है। इनका नशा करने की आदत हो चुकी है। जनजाति के लोग में परंपरागत रूप से देसी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। सोचो दारू को, यानी कि जो जिसको हम लोग अपने भाषा में दारू बोलते हैं, यानी कि देसी भाषा में उसको शराब बोलते हैं, ठीक है। जो देसी शराब होता है उसको उन लोग मानते हैं कि देवी देवताओं को चढ़ाना बहुत अच्छा काम है और उसको ग्रहण भी करना अच्छा काम है, सोचो, और इससे उनका जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। आदिवासी में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती है। सोचो जहाँ पुरुष करेगी वहाँ स्त्रियाँ भी कर रही है, ठीक है, इनके समाज में, ठीक है, और उससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो कि अगर गर्ल्स लोग भी, अगर यानी कि औरत लोग भी अगर शराब का सेवन कर रही है तो उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू और ईसाई संस्कृति का विपरीत प्रभाव। मतलब हिंदू और ईसाई दोनों का सांस्कृतिक ये जो जनजातियों पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो हिंदू लोगों को ये लगा कि जनजाति लोग तो जंगलों में, उनको हम अपना सांस्कृतिक में ऐड कर लेते हैं, उनको हिंदू बना देते हैं। ईसाई धर्म वालों को लगा कि उन लोगों को जंगल से ला करके हम ईसाई धर्म बना लेंगे। तो हिंदू और ईसाई दोनों ने जनजातियों को अपना अपना तरीका से प्रभाव डालना प्रयास किया और इन लोग तनाव में आ गए। जनजाति लोग तनाव में आ गया कि हिंदू धर्म अपनाए कि ईसाई धर्म अपनाए। और इन लोगों को इतना अच्छा बात बताया गया कि जनजाति लोगों को अपना ही जो रीति रिवाज हो बुरा लगने लगा। और उन लोगों ने, कुछ लोग हिंदू भी अपना, और कुछ लोग जो वो लोग थे वो हिंदू भी अपनाए और कुछ लोग ईसाई भी अपनाए। लेकिन उन लोगों ने, जैसे बोलते घाट का रहता है ना घाट का, ठीक है, वैसे काम हो गया। क्योंकि वो अपना संस्कृति को भी छोड़ दिया और अच्छे तरीक़ा से ना हिंदू का धर्म अपना पाया ना तो ईसाई का धर्म अपना पाया। मतलब वो लोग बीच रास्ता में ही रह गए और इस प्रकार से लोगों के साथ दिक्कत की सामना हुआ, ठीक है। तो वही यहाँ पे इस चीज़ें बताया गया, आप लोग यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 8, धार्मिक समस्या। अब यहाँ पे धार्मिक समस्या भी है, कैसे देखो, जनजाति के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और कट्टर होते हैं। मतलब जो जनजाति के लोग होते हैं ना, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। किंतु ईसाई और हिंदू धर्म वाले ने क्या किया, इन्हें काफ़ी अंश तक प्रभावित किया और धर्म के सिद्धांतों से प्रेरणा पाकर धर्म परिवर्तन करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जनजातीय लोग हिंदू धर्म या तो ये ईसाई धर्म अपना लेंगे तो कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु हुआ क्या, सो देखो, इसी प्रचारकों का उद्देश्य तो जनजातीय लोगों को केवल अपनी जाति में मिलाना था। क्योंकि अब देखो, जो ईसाई धर्म के प्रचार करते थे, हिंदू धर्म के प्रचार करते थे, वो लोग जनजातियों को अपने धर्म में ऐड कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों को बीच रास्ता में छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि ये ईसाई धर्म अपना ले, बाकी आगे भूखा मर रहा है कि क्या कर रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, बस खाली उसको अपना धर्म अपनाना चाहते थे, ठीक है। 9 नंबर है स्थानांतरित कृषि पद्धति की समस्या। स्थानांतरित मतलब होता है, देखो, जनजाति लोग क्या करता है पता है, एक जगह खेती करता है, जब देखता है कि उस जमीन का नमी खत्म हो गया, वहाँ अच्छा फसल नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरे जगह वो लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह चला जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना ज़मीन बनाते हैं। अब ज़मीन बनाने के लिए उसमें जो पेड़ पौधा होता है उसको काट दिया जाता है, जो खेत के अंदर आते हैं पेड़ पौधा उसको काट दिया जाता है, पेड़ पौधा कट जाते हैं, इससे हमारा मिट्टी जो जकड़ा हुआ रहता है, एक जगह टाइट मिट्टी रहता है, वो खत्म हो जाता है। इससे बाढ़ वगैरह आता है तो मिट्टी को बहा करके ले जाता है, इससे बाढ़ की समस्या बन जाती है, ठीक है। जब पानी वगैरह आती है तो मिट्टी ज़्यादा कटने लगता है, लेकिन वही पेड़ अपने जड़ के द्वारा उस मिट्टी को पकड़ा रहता है तो बाढ़ वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो इस पर सरकार रोक लगा दिया। अब इन लोगों को खेती एक जगह सिर्फ एक जगह खेती करने के लिए मौका मिल रहा है और एक जगह फसल हो नहीं रहा है, तो इन लोगों की समस्या और बढ़ गया, ठीक है। सरकार ने हस्तांतरित कृषि पद्धति पर रोक लगा दी, ठीक है, और कानूनी उसे नाजायज करार दे दिया, ठीक है। फिर भी भूमि हस्तांतरित कृषि अभी भी बंद नहीं हुई है। इस पद्धति से घटिया किस्म की फसल होती है, क्योंकि एक ही जगह उन लोगों को करना पड़ रहा है, और वन संपदा की बर्बादी भी होती है, क्योंकि उस पेड़ पौधों को काट देता है ना। इससे जमीन कटाव बढ़ता है, जमीन कट जाता है, बाढ़ों की संभावना भी बढ़ जाती है। बाढ़ जब आती है ना तो इससे क्या होती है, बाढ़ की संभावना, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो इस चीज़ से तो रहे, ठीक है, मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे वो, और इससे हमारा मिट्टी कट जाती है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इनकी समस्या दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा उपाय किए। तो सरकार ने लाख प्रयास किया, लेकिन इन लोगों को खुद को सुधारने का नाम ही नहीं लेते, ठीक है। देखो, जनजातीय समाजों में अनगिनत समस्या है जिससे जनजातियों को हमेशा जूझना पड़ रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरकार का ध्यान भी जनजातियों की समस्याओं की ओर गया और उनकी समस्या दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए। अब कौन कौन सा उपाय देखो, पहला, अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था किया गया। भारत सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 275 के अनुसार से केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो हर एक राज्यों में विशेष अनुदान की व्यवस्था किया गया कि इन लोगों को एक विशेष अधिकार दिया जाए, ठीक है। दूसरा, लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, वहीं इन लोगों को कम नंबर ला करके भी नौकरी ले लेना पड़ता है, ठीक है। तो लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का भी लाभ दिया गया। तीसरा क्या है, विभिन्न पंचवर्षीय योजना। जब हर साल हमारे 5 साल के बाद हमारे देश में एक पंचवर्षीय योजना होता है, जिसमें से ये अनुमान लगाया जाता है 5 सालों के बाद कि हमारे देश में कितना खर्चा पड़ने वाला, तो उसके हिसाब से कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या अगर 10 लाख पैसा खर्चा हो रहा है तो हमारा देश के पास 10 लाख है या नहीं, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, ठीक है। उस टाइम जब पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है तो करोड़ों रुपये बस इनके समस्याओं के खर्चों के लिए दे दिया जाता है, जनजातियों के समस्याओं के खर्चों के लिए, ताकि उन लोग ऊपर उठ सकें। चौथा, देखो, भारतीय संविधान में भी इनका अधिकार प्राप्त है। देखो, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित के अनुच्छेद 244 में ध्यान रखना, ठीक है। झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि जो झारखंड है, बिहार है, ये सब कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया तो इन पर विशेष ध्यान भी दिया जा सके, ताकि हम जान सके कि ये क्षेत्र क्या है, एक हमारा जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है, और ताकि हम उस पर एक विशेष ध्यान दे सकें। 5वां, इनके विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त छात्रवृत्ति और आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई। मतलब सरकार ने लाख प्रयास किया इन लोगों को अच्छा जिंदगी व्यतीत करने के लिए, ठीक है, ताकि इन लोग अच्छे से रहें और एक जगह रहें और एक देश का नागरिक बने, और इन लोग हर एक चीज़ों में भाग लें, चाहे वो हमारा वोट देने से लेकर के एक नेता बनने तक का हो, ठीक है। हर चीज़ों में प्रयास किया सरकार की इन लोगों का स्थिति क्या हो, सुधरे। लेकिन इन लोग वही संस्कृति पर अड़े रहते हैं जो पहले परंपरा था इन लोगों का, जंगलों झाड़ों में रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सरकार नहीं करने देती और वो लोग वही चीज़ें करने पर अड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कॉमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तन की चर्चा करें या भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन करें, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप लोग एक बार वीडियो को देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा नहीं देखिएगा, या तो फिर मेरे वीडियो को देखिएगा ही नहीं, ठीक है। जो भी है स्पष्ट है,
ठीक है, हम आपको पहले ही बता देते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्या कि आधुनिक समय में, यानी कि अभी वर्तमान के समय में स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तन की चर्चा करें। क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, आधुनिक समय में महिलाओं की स्थितियों में किए गए सुधारों का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर सिंपल सा बस इतना देगा कि महिलाओं के लिए कौन कौन सा कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको इसी टाइप से डालना है। ठीक है, सबसे पहले भूमिका देखते हैं। तो आधुनिक काल में, यानी कि अभी के समय में, नारी सामाजिक व्यवस्था में स्थान रखती है। नारी क्या है कि अब समाज व्यवस्था में अपना कदम रखना शुरू कर दी है। पुरुषों की भांति वह भी उच्च शिक्षा ग्रहण करती है। पुरुषों की भी भांति क्या करती है, महिलाएं भी उच्च शिक्षा क्या करती है, ग्रहण करती है। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, हर प्रकार का ट्रेनिंग लेती है और घर की सीमाओं से बाहर निकल करके स्कूल, कॉलेजों, कार्यालय, अस्पतालों आदि में क्या करती है, अपने कार्य क्षमता अनुसरण स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, यानी कार्य क्षमता के अनुसार से क्या करती है, वो अपना स्थान प्राप्त करती है। समझ गया, मतलब वो ट्रेनिंग लेती है पुरुषों की तरह। वह घर से बाहर निकल करके अब स्कूलों में भी जाती है, कॉलेजों में जाती है, कार्यालय, अस्पतालों आदि जगहों में अपने कार्य क्षमता के अनुसार, मतलब उसके अंदर जितना क्षमता है उतना आगे वो अब बढ़ पाते हैं। ठीक है, और अपना स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये भी बदलाव हुआ अभी के समय में महिलाओं की स्थितियों में। ठीक है, ये हम लोगों ने भूमिका देख ली दोस्तों। अब देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदम, कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाए गए हैं, इनकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन सा कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और अनेक कानून भी बनाए हैं, ताकि इन लोगों की स्थितियों को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। सबसे पहले है सती प्रथा। सबसे पहला क्या आपका, सती प्रथा। तो सती प्रथा एक बहुत ही गंदा, जितना इसको हम लोग खराब बोले, इसमें बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता था लोगों के साथ। ठीक है, क्या होता था कि इसमें जब पुरुष का मौत हो जाता था तो उसी आग के में उसी स्त्री, जो विधवा स्त्री हो जाती थी, उसको क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था कि अब आपको जीना नहीं है। आपका पुरुष यानी कि आपका हस्बैंड मृत हो गए हैं, आपका हस्बैंड का, ठीक है, तो उसी के साथ उस विधवा औरत को भी जला दिया जाता था, उसको जीने का अधिकार भी नहीं होता था। इसलिए इसको सबसे गंदा नीति कहा गया है, सती प्रथा, जो वो सबसे गंदा नीति है। ठीक है, तो यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर क्या होता था, पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। लेकिन राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को हिंदू समाज के लिए शर्मनाक कहा, सबसे गंदा कहा। ठीक है, इसके विरुद्ध 1829 में यह कानून पारित किया गया। इसके विरुद्ध मतलब इसको हटाने के विरुद्ध, कि इसको हटा दिया जाए। और 1829 में यह कानून को पारित किया गया कि अब से ऐसा सती प्रथा नहीं होगा। पहले ऐसा ही होता था। तो पहला कदम ये उठ गया स्त्रियों के लिए कि अब विधवा औरत को नहीं जलाया जाएगा। कानून का बना था 1829 में। चलिए दूसरा देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पहले क्या होता था, जब पुरुष यानी उसका पति का जब डेथ हो जाता था तो स्त्रियों को दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर बाद में मिलने लगा। तो ये भी स्त्रियों के लिए कदम उठाया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की वजह से हिंदू विधवाओं को एक नया जीवन मिला। 1856 में अधिनियम लाया गया कि अगर कोई विधवा औरत है तो उसको दोबारा पुनर्विवाह मतलब पुनः विवाह करने की मौका दिया जाए, पहले नहीं मिलता था। ठीक है, तो यह अधिनियम कब लाया गया, 1856 में। डेट याद रहा था तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, एक ऐसा जीवन जो समाज कभी अपनी मर्जी से उन्हें जीने नहीं देता था। पहले समाज क्या करता था, अपनी मर्जी से इन्हें जीने का अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन जब ये अधिनियम आ गया पुनर्विवाह करने के, अब ये पुनः विवाह कर सकते हैं, तब अब क्या होने लगा, समाज जो इनके प्रति दबाव बनाया था अब इससे ये बाहर निकल गए हैं। इस अधिनियम के बाद से विधवाओं को दोबारा शादीशुदा जीवन जीने का मौका मिल गया। अब ये दोबारा शादी कर सकते हैं अगर इनका पति का मौत हो जाता तो। इनके ऊपर है कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके ऊपर दबाव बनाया गया था वो दबाव हट गया। तो ये सुधार किया गया महिलाओं की स्थिति के लिए। नेक्स्ट है बाल विवाह अधिनियम। बालक में ही शादी कर देना, छोटे बच्चियों में ही शादी कर देना। हालांकि अभी भी ये प्रथा चल रही है, लेकिन ऐसा हमारे सरकार की ओर से पारित नहीं किया गया कि आप बाल विवाह कर सकते हैं, यानी कि बच्चों में शादी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, रोक लगाया गया। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बाल विवाह ना, उसका प्रतिषेध अधिनियम मतलब उसको रोका गया है। भारत सरकार का यह एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए, कि बच्चों में जो शादियाँ की जाती है उसको रोकने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।
इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया कि अगर बाल विवाह किया जाता है तो उसको दंडनीय अपराध माना गया और दंडनीय अपराध के तहत उसको सजा भी दिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दास प्रथा। दास प्रथा भी बहुत ही गंदा नीति था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, लोग क्या करते थे, बेचते थे लोगों को कि हम 10 लोग हैं मेरे पास, और 10 लोगों को कहीं ले जाकर के कहीं दूसरी जगह पे ले जाकर के बड़े बड़े लोगों के यहाँ छोड़ देते थे, और वही 10 लोग फिर उन्हीं के घरों में उन्हीं का दास बन करके, उन्हीं का नौकर बन करके वहाँ काम किया करते थे कुछ चंद पैसों के लिए, ठीक है। तो इस अधिनियम में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास का मतलब होता था लोगों को बेच दिया करते थे कि लीजिए अब इससे आप अपना काम करवाइए। तो जो नौकर के रूप में काम करवाता था ना, उसी को दास कहा गया। लोगों को दास बना करके रखा जाता था, ठीक है, नौकर बना करके रखा जाता था। लेकिन इस दास बनाने और बेचने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और दासों को खरीदने या बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ना तो कोई व्यक्तियों को बेच सकता है, ना तो कोई व्यक्तियों को खरीद सकता है, ठीक है। ये प्रथा बहुत पहले प्रचलित था, ठीक है, हालांकि अभी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। अब क्या होता है, बच्चियां पैदा होने से पहले उनको अल्ट्रासाउंड के स्कैन के द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। तो ये भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस पर भी सरकार रोक लगाए, ठीक है। हालांकि अभी भी बहुत ऐसे हैं जो कि चल रहा है, ठीक है, बहुत ऐसे जगहों में है जो चल रहा है। क्या होता है कि कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षणों के बाद जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से ही कन्या भ्रूण को समाप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या देखा जाता है कि लड़का है या लड़कियां, अगर उसको लड़का पसंद है तो लड़कियों को मार दिया जाता है, अगर लड़कियां चाहिए तो लड़कों को मार दिया जाता है। ऐसे करके कन्या भ्रूण हत्या मतलब कि उसको पेट के अंदर ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और यहाँ तक कि कोई भी लिंग पहचान परीक्षण अवैध है। मतलब भारत में किसी भी तरीके से कन्या भ्रूण हत्या या तो फिर किसी भी लिंग पहचान वाला कोई मशीन, ये सब पर बिल्कुल अवैध लगाया गया, ठीक है, और इस पर रोक लगाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए भारत सरकार द्वारा एक सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया ताकि स्त्रियों का क्या हो सके, विकास हो सके। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों या तो फिर बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए आने लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है, ठीक है, ताकि वो अपना शिक्षा क्या कर सके, ग्रहण कर सके, और उसको पैसा इसलिए मिलता ताकि कुछ शादी वगैरह में उसको कुछ मदद मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की या तो फिर बच्चियों की उच्च शिक्षा के लिए या तो शादी के लिए ये योजना लाया गया सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण। महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण भी प्राप्त हो जाता है ना। कई प्रमुख बैंक महिलाओं को कम ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करवाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, महिलाओं के बचत बैंक खाते। महिलाओं के लिए बचत बैंक खाते भी ओपन करवाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। नियमित बचत बैंक सुविधा के अलावा, देखिए नियमित बचत बैंक खाता सुविधा के अलावा बैंक महिलाओं को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बचत खातों में अपने धन को सुरक्षित करने की अनुमति देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार क्या किया है कि उनका बचत बैंक अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें वो अपना पैसे रखने के धन राशि को सुरक्षित रखने के लिए अनुमति भी देते हैं कि आप अपना धन, अपने पैसों को इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी योजना लाई गई स्त्रियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किया 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकने में महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है कि जो महिलाओं का लिंग घट रहा है, महिलाओं की जनसंख्या घट रहा है, ठीक है, एंड जो महिला कमज़ोर होती जा रही है इनको बढ़ावा देना है, ठीक है। यह योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाती है, ठीक है। जहां महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, सिर्फ मारा जाता है, काम करवाया जाता है। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो रही है तो उसे पुलिस, कानून, चिकित्सा जैसी सेवाएँ दी जाती है सरकार की तरफ से, बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था दोस्तों महिलाओं के लिए कुछ किए गए सरकार के द्वारा प्रयास, ठीक है, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास। तो ये आपको चलो 5 तक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया दोस्तों और इसके साथ आंसर भी बता दिया। अब बाकी जो बच गया 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इसका मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, ठीक है। इसको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। ये हो गया, ये बस 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, इसको पार्ट 2 में कराएंगे। बाकी 5 मार्क्स का क्वेश्चन को देख लेते हैं। समाज क्या, ये तो आपने ऊपर देखा, उसी से आपका हो जाएगा। अब देखते हैं समिति क्या है।
वाले समिति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, या तो फिर आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, देखिए समिति का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारा स्कूल है ना, एक स्कूल समिति है। स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। स्कूल हमारा एक समिति है। क्यों समिति है? क्योंकि हमारे हितों की वहाँ से कुछ पूर्ति होता है। तो जहाँ से हमारे हितों का कुछ पूर्ति होता है ना, उसको हम लोग समिति कहते हैं। जैसे स्कूल से हमें शिक्षा प्राप्त होता है और हमारा एक उद्देश्य रहता है, हमारी एक इच्छा है कि स्कूल जाएंगे और वहाँ से शिक्षा को ग्रहण करेंगे और आगे जाकर के कुछ बड़ा बनेंगे। तो जहाँ से हमारा कुछ इच्छाएं पूरा होती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समिति कहते हैं। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसका अर्थ की बात करते हैं। तो समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति में कोई एक व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं समिति व्यक्तियों का समूह है। या किसी विशेष हित का मतलब होता है अपने लिए, अपने इच्छाओं के लिए, है ना। तो यह किसी विशेष हित या हितों, मतलब एक इच्छा हो सकता है, दो इच्छा हो सकता है, या तो अनेक इच्छाएं हो सकती है। ठीक है, तो अपने किसी विशेष हित या तो हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब समिति को अपने इच्छाओं के लिए, अपने हितों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ताकि अपने हितों का क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो विद्यालय भी तो सभी छात्रों का हितों का पूर्ति करते हैं ना, सभी को पढ़ाई एजुकेशन देते हैं ताकि वो बड़ा बन सके। तो समिति वही होता है जो किसी विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है ना। जैसे परिवार भी किस लिए बनाया जाता है, ताकि बच्चों की हितों का पूर्ति किया जा सके। विद्यालय किस लिए बनाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों के हितों की पूर्ति किया जा सके और वह आगे बढ़ सके। राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारा देश का विकास हो सके और लोगों की इच्छा पूरा हो सके। और ये सब इत्यादि समितियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब का सब क्या समिति है। छात्रों का संगठन, जहाँ पे छात्र एक साथ इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के नारा लगाता है कि मुझे जॉब दो, मुझे नौकरियां दो। क्यों? ताकि उनकी कुछ इच्छाएं हैं। ठीक है, और जिससे उनकी इच्छाएं पूरा होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिति कहते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण देना है, विद्यालय का उद्देश्य क्या है, शिक्षा देना, तो वो एक हमारा समिति हो गया। क्योंकि वहाँ से विद्यार्थियों के अंदर एजुकेशन जा रहा है ना, वो लोग शिक्षित हो रहे हैं ना, तो विद्यार्थियों का तो पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पूर्ति को कौन कर रही है, तो विद्यालय कर रही है। तो विद्यालय हमारा क्या हो गया, समिति हो गया। तो सीधा सीधी बात है दोस्तों, जो हितों की पूर्ति करती है, जो हम सब हितों का पूर्ति करती है ना, उसको हम लोग समिति कहते हैं। जहाँ से हमारा हित का पूर्ति होता है, जहाँ से हमारी इच्छाएं भरती है। ठीक है, हर मनुष्य का कुछ ना कुछ इच्छा होती है, और उस इच्छा जहाँ से पूर्ति होती है ना, जहाँ से पूरा होता है ना, उसको हम लोग समिति कहते हैं। चलिए अब देखिए आगे। इसका निर्माण विशेष उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि इसका उद्देश्य ये होता है कि कुछ विशेष उद्देश्य पूरा किया जा सके, है ना, इसलिए इसका निर्माण किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर शामिल होता है। अब देखिए समिति में क्या वो वैसे जाते हैं, नहीं, कुछ उसके पास अपना उद्देश्य होता है। अगर हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो उद्देश्य होता है कि डॉक्टर बनेंगे। तो व्यक्ति जब समिति की ओर पहुंचता है ना, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ उद्देश्य को भी लेकर के जाते हैं, उसके पास उद्देश्य शामिल होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। जो समिति है ना, वो समिति क्या है, तो समिति क्या है, तो ये व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने का एक साधन है ना। इसके द्वारा, समिति के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसलिए समिति को एक साधन कहा गया है लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का। ये 3 मैंने छोटे छोटे पॉइंट देख लिए, अर्थ भी देख लिए। अब बात करते हैं समिति की परिभाषा का। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने समिति का अलग अलग परिभाषा दी है। आप एग्जाम में 2 या 2 से अधिक परिभाषाओं के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप परिभाषा के बारे में लिख रहे हैं, विद्वानों के बारे में जो विद्वान परिभाषा दिए, तो आप 2 से अधिक लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 1 लिखना बेहतर नहीं होगा, कम से कम 1 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं मैकाइबर और पेज के अनुसार से। तो मैकाइबर और पेज ये दोनों जो विद्वान थे ना, इनका ये कहना है ना कि समिति समान उद्देश्यों के लिए संगठित समूह है। कि समिति जो है ना, वो समान उद्देश्य को पूरा करती है और उसके लिए एक संगठित समूह है। हम लोग भी पहले पढ़े थे, संगठित मतलब इकट्ठा होता है जहाँ पे लोगों का समूह। तो वही बताया गया कि समिति समान उद्देश्य यानी कोई खास उद्देश्य के लिए संगठित समूह है। दूसरा पॉइंट है ग्लिन के अनुसार। ग्लिन का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि समिति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन है ना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होती है, और ये समिति क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन है, ताकि लोगों की पूर्ति हो सके। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन है, एक व्यक्ति का समूह नहीं है, बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है ना। मतलब समझ गए, व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को पूरा करती है, और ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है, और वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करती है। तीसरा पॉइंट, बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स का क्या कहना है? तो बोगार्ट्स का कहना है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। समिति क्या है? प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, मिलकर कार्य करती है? तो देखिए दोस्तों, समिति जो है वो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि उसमें हम लोग समिति में मान लो स्कूल ही ले लेते हैं, तो स्कूल में क्या कोई प्रिंसिपल ही सिर्फ कार्य करते हैं क्या ना? और समिति में हम लोग सब मिल करके एक दूसरे काम करते हैं। हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, तो शिक्षक भी हमें पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई एक व्यक्ति का मेहनत नहीं होता है, उसमें सभी मिल करके कार्य करते हैं, जितने समूह में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों परिभाषा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं समिति की विशेषताएं, या तो फिर इसको लक्षण भी हम लोग बोल सकते हैं इसका। ठीक है, तो किसी भी तरीका से क्वेश्चन आपको घुमा करके दे देता है समिति के बारे में, आंसर आपको पूरी जो शुरू से लास्ट तक मैं बता रहा हूँ वही आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए समिति की विशेषताएं एवं लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में विशेषता दे दे चाहे लक्षण दे दे, ठीक है, आपको आंसर सेम लिखना है। देखिए, समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति क्या? व्यक्तियों का समूह, लोग वहाँ पे शामिल होते हैं, है ना, एक से अधिक लोग होते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिसमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। सामाजिक संबंध मतलब एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि समिति व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नहीं है। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यक्ति वहाँ पे शामिल होते हैं। एकत्रीकरण मतलब एकत्रीकरण का मतलब होता है जहाँ पे लोग सिर्फ इकट्ठा होते हैं। तो समिति हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों का ये एकत्रीकरण है, मतलब लोग सिर्फ वहाँ पे शामिल ही होते हैं। नहीं, सिर्फ लोग शामिल ही नहीं होते, बल्कि लोगों के बीच संबंध भी पाया जाता है। और समिति चूंकि व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसका स्वरूप मूर्त होता है। मूर्त का मतलब कहाँ? जहाँ पे लोग शामिल होते हैं। सिर्फ लोग शामिल ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से छुआते भी हैं, टच भी होते हैं, स्पर्श भी होते हैं, बातें करते हैं, सामने देखते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त, जिससे हम लोग एक दूसरे से छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, सामने फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या सिर्फ लोग शामिल होते हैं वहाँ पर और वहाँ से आ जाते हैं? नहीं, एक दूसरे से संपर्क में भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, और इसमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। और ये सिर्फ व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है कि लोग वहाँ पे सिर्फ इकट्ठा ही होते हैं, बल्कि यह लोगों का एक मूर्त स्वरूप है, मूर्त रूप है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से टच होते हैं, स्पर्श होते हैं, है ना, बातें करते हैं, देखते हैं, एक दूसरे की बातों को फील करते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। दूसरा देखिए, मूर्त संगठन। अब ये मूर्त संगठन कैसे है? तो समिति व्यक्तियों का समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, जहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के हितों का पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, है ना। अतः समिति एक मूर्त संगठन, आपको मैंने पहले ऊपर भी बता दिया कि जो समिति है वह क्या मूर्त संगठन है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त, जिसमें व्यक्तियों को आमने सामने की स्थिति में देखा और स्पर्श किया जा सकता है ना। स्पर्श मतलब छू सकते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा क्या? नियमों पर आधारित। हर एक समिति का एक अपना नियम होता है। स्कूल का जो समिति है उसका एक अलग नियम है। परिवार में जो हम लोग रहते हैं, परिवार भी एक समिति है, उसका एक अलग नियम है। राजनीतिक दल का अलग नियम है। मतलब जितने भी सारा समिति होता है जहाँ पे हम लोग जाकर के कुछ अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हर समिति के अलग अलग नियम होते हैं। तो कोई भी समिति अनियमित रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती। जहाँ पे नियम नहीं होगा वहाँ पे वो कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समिति के सदस्य संगठित होकर नियम से कार्य करें, है ना। मतलब देखिए, अगर हम समिति में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब उस समिति में शामिल सदस्य उस नियम को फॉलो करेंगे, नियम से कार्य करेंगे। बिना नियम से कार्य करेंगे तो उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसा स्कूल जाएंगे, स्कूल का नियम है कि छात्रों अपना होमवर्क करके आएंगे, आप होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा, फिर वो समिति किसी काम का नहीं है। चौथा, अस्थायी। देखिए, समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब ये हमेशा बना नहीं रहता है। समिति की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, और जैसे ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है समिति समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो समिति है ना वो हमेशा अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। कैसे अस्थायी है? तो जैसे ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है, और जैसे ही हमारा उद्देश्य जो था वो पूरा हो जाता है, वैसे ही समिति समाप्त हो जाती है। अब आप बोलोगे स्कूल तो कभी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, स्कूल समाप्त नहीं होती है। मान लो कि 9-10 का स्कूल है, आप 9-10 पढ़ लिए,
फिर 11-12 गए, तो 9-10 पढ़ के आप वहाँ से निकल गए ना, तो आपके लिए वो समिति खत्म होगी। फिर नया बच्चा वहाँ पे जुड़ेंगे तो उनके लिए वो समिति हो गई ना। हम लोग परिवार के बीच में रहते हैं, तो जब तक रहते हैं हमारी इच्छा होती है कि हम लोग आगे जा कर के ये धन दौलत करेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी लेंगे, ठीक है, इस जगह पर हम अपना घर बनाएंगे, बहुत सारी इच्छाएं रहती है। और वो जैसे जैसे हम लोग बुढ़ापे होते जाता है, इच्छाएं हो सकता है पूरा भी होता है, नहीं भी होता है, ठीक है, और इच्छाएं को पूरा करते जाते हैं, एक समय ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए समिति क्या हो गया, खत्म हो गई। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकता की इच्छा पूरा होती जाती है, हमारा समिति भी खत्म हो जाती है, हमेशा बना नहीं रहती है। क्या हम लोग अपने घर में हमेशा क्लियर रह सकते हैं? क्या हम लोग स्कूल में हमेशा क्लियर रह सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो समिति अस्थायी है। नेक्स्ट है 5 नंबर, निश्चित उद्देश्य, है ना। एक हमारा निश्चित उद्देश्य होता है, तभी तो हम लोग समिति का निर्माण करते हैं ना। और हम समिति के पास क्यों जाते हैं? ताकि हमारा आवश्यकता की पूरा हो सके। बिना आवश्यकता के समिति हो ही नहीं सकता है। तो समिति का विकास स्वतः नहीं होता है कि समिति अपने आप खुद विकास कर जा रहा है, स्कूल खुद विकास करेगा। हमें पढ़ करके हमें टॉप करना पड़ेगा, तब ना हमारा स्कूल का विकास होगा। इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यानी समिति का जन्म कैसे होता है? व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्कूल खुल गया, तो समिति का निर्माण कैसे हुआ? ताकि व्यक्तियों की पूर्ति किया जा सके, है ना। उदाहरण के लिए विद्यार्थी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लेखन सामग्री सस्ती और अच्छी मिले, एक समिति का निर्माण कर ले। देखो, उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो एक जो बच्चे लोग हैं वो क्या करेंगे, विद्यार्थी लोग अपने एक समिति बनाएंगे। किस लिए? ताकि जो लेखन सामग्री है, पढ़ने लिखने का जो सामग्री है वो सस्ती और अच्छी मिले। महंगा हो गया तो सस्ता होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए, इसके लिए लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, तो ये समिति है। समिति क्यों है? ताकि क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य है कि इस सस्ता होना चाहिए ताकि हम लोग पढ़ सकेंगे, है ना। इसी प्रकार जितनी भी समितियां होती हैं उनके पीछे एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसा भी बच्चों लोगों का उद्देश्य क्या था कि चीज़ें सस्ता हो जाए, तो ये भी तो एक समिति ही था ना। तो एक निश्चित उद्देश्य होता है लोगों का। इन बच्चों का उद्देश्य क्या था कि जो सामग्री है वो सस्ती हो जाए और अच्छी हो जाए। छठा है, समिति सहयोग पर आधारित है। जो समिति है ना वो सहयोग पर आधारित है। जितने भी सारे लोग शामिल होते हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। समिति का बनना एवं बना रहना सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर है। अगर समिति बना रहता है, ठीक है, और अगर समिति को बनाया जाता है तो सदस्यों के सहयोग से, अगर सदस्य एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे ना तो समिति बना नहीं रहेगा, फिर टूट जाएगा वो। विचार पूर्वक स्थापना, इसका जो स्थापना होता है विचार पूर्वक स्थापना किया जाता है, विचार सोच समझ के, है ना। तो समिति की स्थापना की जाती है और यह स्थापना सोच विचार कर विचार पूर्वक की जाती है, क्योंकि व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह नियमों के द्वारा सोच विचार कर समिति की स्थापना करते हैं ना। इसका स्वतः विकास नहीं हो जाता कि समिति का हो गया, हम समिति को बना लिए, समिति अपना आप विकास हो जाएगा, नहीं। सोच समझ करके समिति बनाया जाता है, सोच समझ करके उसको आगे चलाया जाता है, तब कहीं ना कहीं वो विकास करते हैं, ठीक है। तो इसमें विचार पूर्वक स्थापना होता है, बहुत सोच समझ करके इसका स्थापना किया जाता है कि जो समिति का निर्माण हम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना आगे विकास करेगी या तो फिर नहीं करेगी, ठीक है। समिति साधन है, साधन नहीं। ये पॉलिटिकल में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। आप पॉलिटिकल नहीं भी पढ़ रहे हो तो अपने जीवन लाइफ में आपको ये जानना बहुत जरूरी है, साधन और साध्य। देखिए, समिति साधन है, साधन नहीं। साधन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि देखो, पढ़ने के लिए हमारा साधन क्या है? बुक, किताब। स्कूल जाने के लिए हमारा साधन क्या है? साइकिल, गाड़ी, है ना। खाने का साधन क्या है? चावल, रोटी, ये सब हो गया साधन। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो साधन होते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होता है, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। देखिए कैसे, हम जो बुक पढ़ रहे हैं ना वो हमारा साधन है, और ये बुक जो पढ़ रहे हैं ये साधन है। वो किस लिए? तो ये साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। तो जो किताब हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया हमारा साधन, और जो हम डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं वो लक्ष्य, ये साध्य हमारा, ठीक है। तो साधन और साध्य का मतलब समझ गए। तो समिति क्या है? साधन है कि साध्य है? अगर हम पूछेंगे आपको किताब, तो किताब क्या है? साधन है कि साध्य है? तो किताब जो है ना दोस्तों वो साधन है, साधन नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि आप किताब को छू लिए और डॉक्टर बन जाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किताब हो गया साधन, ठीक है। आपको साध्य ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, साध्य के लिए मेहनत करना पड़ता है, लक्ष्य के लिए। साधन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आप जाइए दुकान, पैसा दीजिए, आपको किताब मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा, सब साधन मिल जाएगा, लेकिन साध्य नहीं मिलेगा। साध्य के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य। तो समिति भी जो है ना वो साधन है,
स्कूल एक साधन है, जाएंगे शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन स्कूल जो है यानी समिति जो है वो साध थोड़ी नहीं है कि आपको तुरंत लक्ष्य दे देगा, आप वहाँ गए डॉक्टर बन गए तुरंत सो, ठीक है। तो समिति का निर्माण विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु होता है, यानी समिति का निर्माण अलग अलग उद्देश्यों अलग अलग लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परंतु समिति का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होता है कि समिति का निर्माण कर दिया और हम डॉक्टर बन गए, हमारा अंतिम उद्देश्य यही था, नहीं। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अन्य साधनों से भी कर सकते हैं, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति अलग अलग साधनों से भी कर सकते हैं। स्कूल जाना है तो साइकिल से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन साध्य तो हमारा एक ही होता है, स्कूल जाना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो समिति साधन है, साध्य नहीं। 9 नंबर है व्यक्तियों का विकास। समिति से व्यक्ति का विकास होता है। समिति के द्वारा जो होता है ना, समिति के द्वारा व्यक्तियों का विकास होता है, विकास संभव है। समितियों में जो होता है ना, मनुष्य को सहयोग, सहानुभूति, भाईचारा की भावनाएं आदि महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। एक दूसरे से भाईचारा की भावना, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना है ना होती है, और इससे एक दूसरे में विकास होती है। 10 नंबर है समिति के कार्यों को पूरा करने में सहयोग। जो समिति का कार्य होता है वो पूरा करने में हम लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। समिति में सभी सदस्य एक उद्देश्य या उद्देश्य को लेकर प्रवेश करते हैं कि हमारा ये उद्देश्य, उसका ये उद्देश्य है, इसलिए सभी सदस्य समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं। एंड 11th नंबर और लास्ट हमारा है व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास। अब देखिए समिति के द्वारा क्या होता है, व्यक्तियों में अच्छे गुणों का प्रवेश करता है। समिति का निर्माण सद्भावना एवं सहयोग की भावना पर आधारित होता है। अतः समाज में व्यक्तियों के दिलों में अच्छे गुणों का विकास होता है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। इससे समाज क्या होता है, विकास करता है, लोगों के अंदर अच्छे से भावना जाता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का दोस्तों समिति से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या आपको बेटर तरीके से समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा जाएगा, लेकिन हम और बेटर तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों संस्था क्या है। अब आप बहुत सारे सुने होंगे कोचिंग संस्था, ठीक है, वगैरह बहुत सुने होंगे। तो ये संस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे और इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग देखेंगे कि संस्था का अर्थ, कि संस्था है क्या। मैं आपको पहले ही समझा देना चाहूँगा कि संस्था क्या होती है, ठीक है। देखो दोस्तों, आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोचिंग में जितने सारे टीचर हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं, सबको अगर मिला करके एक ग्रुप के रूप में बनाएंगे ना तो हमारा एक समूह कहलाएगा, ठीक है। कि एक समूह है विद्यार्थियों का या तो शिक्षकों का समूह है। लेकिन हम उसी कोचिंग को एक समूह के रूप में भी बोल सकते हैं और उसी कोचिंग को हम एक संस्था के रूप में बोल सकते हैं। संस्था के रूप में हम तब बोलेंगे जब हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम ये नौकरी को करेंगे, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ये जॉब को करेंगे, या तो फिर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम गरीबी को मिटा दें, ठीक है। ठीक है, मतलब जब हमारा कुछ उद्देश्य रहता है ना तो उसको हम लोग संस्था बोलते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें कि बस इतने लोग हैं तो हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। और हमारा कुछ तौर तरीके होते हैं, कोई भी चीज़ों का एक उद्देश्य होता है ना, कोई भी चीज़ों का करने का एक उद्देश्य जो होता है उसको हम लोग संस्था बोलते हैं, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीका से समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। संस्था का अर्थ क्या होता है, देखो समाज में 2 प्रकार के हित होते हैं। हित का मतलब होता है जैसे मान लो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे पहले रास्ता बनना चाहिए, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं पहले यहाँ पे चापाकल होना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हित है। हित मतलब एक तरह से डिमांड समझो, ठीक है। तो समाज में 2 प्रकार के हित होते हैं, एक होता है सामान्य हित और एक होता है विशिष्ट हित। सामान्य मतलब नॉर्मल और विशिष्ट मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल पे, ठीक है। 2 प्रकार का हित समाज में पाया जाता है। निश्चित सी बात है, समाज में या तो एक सामान्य हित होगा, समान डिमांड होगा, या तो एक विशेष प्रकार की डिमांड होगा, ठीक है। अब देखो समान हित समान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब देखो समान हित का मतलब क्या होता है, ये समान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि विशिष्ट हित में किसी विशिष्ट यानी कोई एक खास प्रकार की आवश्यकताओं का पूर्ति किया जाता है, ठीक है। समान हित मतलब छोटे लेवल पर और एक विशिष्ट हित मतलब होता है एक बड़े लेवल पर, ठीक है। समान हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को समुदाय कहते हैं। देखो जो समान हित होता है मतलब एक नॉर्मल जो हमारा हित होता है उसके लिए जो हम लोग संगठन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। समझ गए कि एक नॉर्मल सा जो हम लोग एक नॉर्मल हित के लिए जो पूर्ति करने के लिए जो हम लोग संगठन बनाते हैं उसको हम लोग समुदाय बोलते हैं। लेकिन उसी को अगर हम विशेष हितों की पूर्ति के लिए बड़े लेवल पर चीज़ों को पूर्ति करने के लिए बनाए गए संगठन को हम लोग समिति कहते हैं। तो छोटा लेवल पर समुदाय, उससे बड़ा समिति। ध्यान रखना, छोटे लेवल पर क्या होता है, समुदाय होता है। जब कोई एक खास प्रकार की आवश्यकता को पूर्ति किया जाना हो तो उसको हम लोग समुदाय बोलते हैं। और एक बड़े लेवल पर एक विशेष हितों की जब आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है ना तो उससे जो हमारा संगठन उसको बनाया जाता है ना वो समिति होता है। जैसे मान लो कि हमें बहुत बड़ा एरिया को चलाना है तो हमें जिला बनाना पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन क्या ये गांव को चलाना, तो क्या गांव को चलाने के लिए हम लोग जिला का दर्जा देंगे? नहीं देंगे। और जिला को चलाने के लिए गांव का दर्जा नहीं देंगे। गांव एक छोटे लेवल पर हो गया और जिला एक बड़े लेवल पर हो गया। वैसे ही यहाँ पे समुदाय और समिति है। समुदाय में छोटे लेवल पर हितों का काम होता है और समिति में बड़े हितों पे काम होता है। अब यहाँ पे ना तो मुझे समुदाय का परिभाषा पढ़ना, ना तो समिति का, बल्कि पढ़ना है संस्था का। तो ध्यान देना, यहीं से आपका बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि समाज में दो प्रकार के हित होते हैं, एक छोटा हित, एक बड़ा हित, समझो, ठीक है, अपने भाषा में। अब छोटा हित को हम लोग समुदाय कहते हैं और बड़ा हित को हम लोग समिति कहते हैं। तो इसका मतलब ये बात निकल कर आ रहा है कि समाज में दो प्रकार का हित होता है, यानी दो समुदाय होता है, सॉरी, एक होता है समाज में दो क्या क्या होते हैं, समुदाय होते हैं और समिति होते हैं, ठीक है। जो समाज होता है उसमें दो संगठन होते हैं, या तो समुदाय हो सकता है या तो समिति, मतलब एक छोटे लेवल पर या तो बड़े लेवल पर। अब यहाँ पे देखो, अब आगे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इन जो विशेष प्रकार के उद्देश्य या हितों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियाँ, प्रणालियाँ आदि उपयोग में लाई जाती है, उसे हम संस्थाएं कहा जाता है। देखो, समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक समुदाय, समिति। समुदाय छोटे लेवल पर, समिति बड़े लेवल पर। लेकिन ये तो समुदाय बना दिया गया, कुछ लोगों का समुदाय बना दिया गया, समिति बना दिया गया, लेकिन यहाँ पे लोगों के हितों का, लोगों के जो उद्देश्य है उसको कार्य रूप देने के लिए, उसको कार्य करने के लिए, जैसे मान लो समुदाय के लोगों ने ये डिमांड किया कि नहीं रास्ता बनाना है, तो वो लोगों ने डिमांड कर लिया, बट उसको कार्य रूप देने के लिए कैसे करना है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या करना नहीं करना, एक कार्य रूप देने के लिए जो भी तौर तरीका को बनाया जाता है, जो विधि अपनाया जाता है, जो प्रणालियाँ लाया जाता है, ठीक है, इन सभी आदि चीज़ों को जो उपयोग में लाई जाती है ना, उसे हम लोग संस्था बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग तीन चीज़ों का ध्यान रखना, समुदाय, समिति, संस्था। समुदाय समिति एक नॉर्मल सी एक संगठन होता है, ठीक है। और समुदाय और समिति में क्या होता है, जो दोनों संगठन होता है ना, इनके कार्यों को कार्य रूप देने के लिए, यानी कि इनके जो हित होते हैं, इनके जो उद्देश्य होते हैं, उसको कार्य रूप देने के लिए कोई भी जो तौर तरीका अपनाया जाता है उसको हम लोग संस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग नीचे देखो, सबसे नीचे समुदाय प्लस समिति, दोनों हमारा समाज में रहता है। और समुदाय और समिति में जो भी चीज़ों को उद्देश्य रहता है कि जैसे हमें रास्ता बनाना है, तो वहाँ का समुदाय और समिति का उद्देश्य क्या हो गया, रास्ता बनाना। तो इस जो रास्ता बनाना, ये जो हमारे उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए, इसको कार्य रूप देने के लिए, यानी कि रास्ता बनाना ही बनाना है, तो इसको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा साधन की ज़रूरत है, कौन सा तौर तरीका अपनाना, कौन सा विधि, कौन सा प्रणालियाँ इत्यादि चीज़ों का जो उपयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, संस्था बोलते हैं। तो समुदाय प्लस समिति, दोनों को कार्य रूप देने के लिए जो तरीके अपनाया जाता है, कार्य रूप देने के लिए जो तरीके अपनाया जाता है, उसे हम लोग संस्था बोलते हैं। तो ये चीज़ें हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्य रूप देने के लिए, ठीक है, हम लोग कोचिंग में जाएंगे, बैठेंगे और आ जाएंगे तो हम लोग एक संस्था, संगठन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उनको हम हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम निकालना, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, कोई भी विधि का उपयोग करते हैं, शॉर्ट ट्रिक का अपनाते हैं या तो आध करके जाते हैं। तो ये सब हमारा एक विधि हो गया, तौर तरीके हो गया, प्रणाली हो गया, साधन हो गया। तो ये सब चीज़ों को जो उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम लोग संस्थाएँ कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं संस्था की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने संस्था की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, जो कि हम लोग देखते हैं एलरिज के अनुसार। आखिर जो एलरिज विद्वान थे, एलरिज एक समाजशास्त्री व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या कहा संस्था के बारे में, तो इसने कहा सामाजिक संस्थाएं जो मनुष्य को मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। मतलब एलरिज का सीधा सीधा कहना है कि देखो, समाज में व्यक्ति रहते हैं और व्यक्तियों की जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करने के लिए जो निर्मित किया जाता है ना, जो निर्माण किया जाता है, उसे संस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संस्था क्या होती है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना। क्योंकि समुदाय, और हम लोगों ने एक और चीज़ें पढ़ रखा था, समिति, समुदाय और समिति में जितने भी सारा कार्य होता है उसको कार्य रूप देने के लिए ही हमें संस्था का यूज करते हैं ना। तो इसका वेरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है उसका नाम है बेबलिन। बेबलिन ने क्या कहा, इसने कहा संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं। मतलब इसने ये कहा कि जो संस्था है ना, वो सामान्य जनता में, मतलब एक नॉर्मल सा जनता में, नॉर्मल सा लोगों में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं। मतलब जो हम अपने मन में विचार करते हैं, ठीक है, हम अपने मन में जो विचार करते हैं ना, वही हमारा क्या है, संस्था है। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता कैसे बनाना है इसके प्रति हम लोग मन में विचार करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक संस्था हो गया, ठीक है। तीसरा, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार से, ठीक है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार से जो दो
समाजशास्त्री इसने क्या कहा, तो संस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संस्था कार्य प्रणाली के उस प्रतिष्ठ स्वरूप अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं का विशेषताएं स्पष्ट करती है। मतलब जो समूह की क्रियाएं की विशेषताएं स्पष्ट करती है, ठीक है। यानी कि समूह की क्रियाएं, जो एक समूह है उसका क्या क्रियाएं हैं, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करती है कि वो काम कैसे किया जाना है, उनकी विशेषताओं को क्या करती है, स्पष्ट करती है, उसको हम लोग संस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 परिभाषाएं बताया है, ठीक है। आपको अगर 2 पे आसान लगता है तो आपको एग्जाम में 2 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल एग्जाम का तैयारी दे रहे हैं, जैसे BA, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 8 किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप लोग 2 भी लिख सकते हैं, आपका अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि कोई भी अगर समाजशास्त्री जिस प्रकार से परिभाषा देता है उसी प्रकार से ही आपको याद रखना चाहिए, उसमें कोई भी आपको आसान हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो समाजशास्त्री ने बोला इसके बारे में वैसा ही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये हार्ड और ईजी नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसको, कोई भी समाजशास्त्री के जो देते हैं, ठीक है, परिभाषा उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संस्था की विशेषताएं या तो फिर आवश्यक तत्व कि संस्था की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं एवं आवश्यक तत्व है, ठीक है। विशेषताएं बोलो या तो फिर आवश्यक तत्व बोलो, बात एक ही पड़ता है। हो सकता है दे देगा संस्थाएं की विशेषताओं को वर्णन करें या तो फिर संस्था की आवश्यक तत्वों की वर्णन करें, तो दोनों एक ही है, ठीक है। पहला इसका विशेषता है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब देखो, हर एक संस्था के कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के ये संस्था चल ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये मिट जाएगा फिर बिना कोई उद्देश्य के। तो इसका एक निश्चित उद्देश्य रहता है। निश्चित नियम, प्रत्येक संस्था कुछ निश्चित नियमों को अपनाती है। सही नियम एवं एक संस्था को दूसरी संस्था से पृथक करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, प्रत्येक संस्था कुछ निश्चित नियमों को अपनाती है। अगर वो नियम को नहीं अपनाएगा ना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हर एक संस्था एक निश्चित नियम का क्या करती है, अपनाती है। तीसरा प्रतीक, और हर एक संस्था का प्रतीक होता है। जैसे आप मान लो कोचिंग, मान लो कि कोचिंग संस्था है, स्कूल है, अलग अलग है, तो हर एक चीज़ों का अलग अलग आप लोगो देखे होंगे। लोगो मतलब प्रतीक, चिन्ह। तो प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक आवश्यक होता है, बिना प्रतीक का कोई संस्था हो ही नहीं सकता। मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग एक क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। स्वीकृति एवं अधिकार, देखो ये क्या संस्थाएं समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। देखो संस्था किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, समूह के द्वारा। जैसे मैंने बताया समिति होता है, समुदाय होता है, तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे काम करना है, लेकिन उसके लिए जो कार्य प्रणाली अपनाया जाएगा, जो कार्य रूप दिया जाता है, वो संस्था होती है। तो संस्था के ऊपर बढ़ करके हमारा एक समूह रहता है, ठीक है। तो समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है, किसको, संस्था को। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मान लो कि आपको रोड बनाना है, तो आप एक संस्था हो गया रोड बनाने वाला, ठीक है। लेकिन क्या आप इसका उल्लंघन करेंगे नियम कानून को? नहीं, आपको कायदे कानून में रह करके ही काम करना है, ठीक है। तो इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है, ये समूह इन्हें कुछ अधिकार देता है। जो इनका समूह रहता है वो कुछ इससे अधिकार देता है, ठीक है, जिसमें संस्थाएं अपने उद्देश्य को पूरा करती है। जिससे क्या होती है, संस्थाएं अपना जो उद्देश्य उसको मिलता है, जैसे रास्ता बनाने का उद्देश्य मिला तो उसको क्या करेगी, वो पूरा करेगी, ठीक है। 5वां ढांचा, बिना उचित ढांचे के कोई भी संस्था विकसित नहीं हो सकती है। ढांचे से तात्पर्य उन नियम अथवा कार्य प्रणाली से जिनके द्वारा संस्था का कार्य चलता है तथा उद्देश्य प्राप्ति होती है। मतलब देखो एक ढांचा होना चाहिए। अब ढांचा का मतलब क्या हो गया कि वो नियम कानून अथवा वो कार्य प्रणाली जिसके द्वारा संस्था का कार्य चलता है, ठीक है, तथा उद्देश्य प्राप्ति होता है, ठीक है। वो चीज़ों का बिना उचित ढंग का अगर वो संस्था क्या करती है, नियमों को, कार्य प्रणाली को अगर अच्छे ढंग से नहीं करती है तो कहीं ना कहीं मिटने के चांसेस रहता है। तो संस्थाओं को चाहिए कि वो एक उचित ढंग से, उचित ढांचा के माध्यम से क्या करती है, कार्य को आगे की ओर ले जाती है। 6, सामूहिक प्रयास, ठीक है। सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा ना करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। मतलब क्या संस्थाएं इसलिए बनाई जाती है कि कोई एक व्यक्ति का लक्ष्य को पूरा किया जाए? नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, विशेष के मतलब ये कुछ खास लोगों का। तो कुछ खास लोगों के लिए संस्था नहीं बनती, बल्कि सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। सामूहिक मतलब जितने सारे समूह में आ जाता है सभी लोगों के लिए, समझो, ठीक है। तो इस कारण संस्था का विकास या अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती है। मतलब क्या कि इसलिए संस्था का किसी एक विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये अवनति मतलब बहुत सारे लोगों पर क्या होती है, आधारित होती है, ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके इसका।
सुपरिभाषित उद्देश्य। देखो, प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। मतलब एक इसका उद्देश्य होता है और उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ना संस्था का निर्माण किया जाता है। हमें रास्ता बनाना था, हम संस्था का निर्माण कर दिए। तो आखिर संस्था का निर्माण किस लिए किए हैं? ताकि हमारा रास्ता बने, हम अपने एक उद्देश्य को पूरा कर सके, रास्ता वाला। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित व स्पष्ट होते हैं। और जो हमारा संस्था होती है ना, उसका जो उद्देश्य रहता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा संस्था का महत्व देख लेते हैं। हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन तो मुझे 15-16 नंबर में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, संस्था का महत्व, मानव व्यवहार पर नियंत्रण। देखो, संस्था द्वारा मानव के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, मानव को कैसे क्या करना नहीं करना, इस पर नियंत्रण रखता है कौन? संस्थाएं। संस्कृति की वाहक। देखो, सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था का अंग होती है। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होती है। सामाजिक संस्था के नियम व पद्धतियां संस्कृति के गुणों को दर्शाते हैं। संस्थाओं के द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मतलब देखो, हमारा संस्थाएं क्या करती है ना, संस्कृति की वाहक है, मतलब संस्कृति को देखभाल करने वाला। हम अपने संस्कृति को हमारे बाल बच्चे फिर उनके बाल बच्चे तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा समाज में समिति समुदाय के माध्यम से ही पहुंचता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति की वाहक भी है, जिसके माध्यम से हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, सामाजिक अनुकूलन में सहायता। अनुकूलन मतलब हो गया, देखो, सामाजिक संस्थाएं अपने नियमों द्वारा व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। मतलब क्या होता है, संस्था क्या करती है ना, जब समाज में कोई कठिन परिस्थिति आ जाता है तो उस टाइम कैसे रहना नहीं रहना है, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बैलेंस कर लेना और अच्छे परिस्थिति में भी अपने आप को बैलेंस कर लेना। तो ये चीज़ें हमें समाज में कौन सिखाता है? संस्थाएं सिखाती है कि हमें किस प्रकार से कठिन या आसान परिस्थितियों में हमें बैलेंस करके खुद को अनुकूल करके रहना है। ठीक है, चौथा, मार्गदर्शन करना। संस्था के द्वारा दिया गया विधि के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इससे हमें क्या होता है, हमें व्यक्तियों को हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस प्रकार से कार्य प्रणाली को करना और किस प्रकार से नहीं करना है। पांचवा, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति। देखो, सामाजिक संस्था का पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना। संस्था किस लिए बनाई जाती है? ताकि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संस्था का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये टोटल जो हमारा संस्था किसे कहते हैं, ये खत्म हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नवाचार क्या है। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ नवाचार का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, हम कोई व्यवसाय को चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई दुकान है, अब वो मेरा दुकान चल रहा है, उसमें हम कुछ नया परिवर्तन कर देंगे, कुछ नया विचार ला देंगे कि अरे ऐसे करेंगे तो मेरा दुकान ज़्यादा चलेगा, वैसे करेंगे तो ज़्यादा चलेगा, तो वही नवाचार होता है। या तो फिर कोई नया दुकान खोलना, दुकान मतलब व्यवसाय, नया व्यवसाय खोलना ही, या तो फिर नया विचार। दो तरीक़े से, अगर आपके पास पुराना व्यवसाय पड़ा हुआ तो उसमें कोई नया विचार ला देना, या तो नया व्यवसाय ही खोलना नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना, नव और आचार। ठीक है, नव और आचार। नव का अर्थ है नया और आचार का अर्थ है विचार या परिवर्तन, यानी कि नया विचार या तो नया परिवर्तन लाना। सीधा सीधी समझ में गया दोस्तों। नव का मतलब नया और आचार का मतलब होता है विचार या तो परिवर्तन। तो नया विचार लाना या तो नया परिवर्तन लाना, बात एक ही लाता है। जैसे मेरे पास नया विचार है वैसे ही नया परिवर्तन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार नवाचार का शाब्दिक अर्थ है नया परिवर्तन या नया विचार, नया परिवर्तन या नया विचार। ठीक है, अब इसका छोटे छोटे पॉइंट देख लेते दोस्तों। नवाचार का अर्थ बदलाव आने की, परिवर्तन होना है ना। नवाचार का मतलब क्या होता है? बदलाव आना, तो फिर परिवर्तन आना। आप भी ऐसा ही पॉइंट दे करके वहाँ पे पेन से गोल गोल करके वहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, कि नवाचार का अर्थ परिवर्तन लाना होता है या तो फिर बदलाव लाना होता है। ठीक है, यानी कि नया बदलाव लाना, नया परिवर्तन लाना, सीधा बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवर्तन से ही किसी भी क्षेत्र में विकास के चरण को आगे बढ़ाते हैं, है ना। परिवर्तन के कारण भी कोई भी क्षेत्र क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? परिवर्तन किसी व्यक्ति और समाज को ऊर्जा एवं नवीनतम प्रदान करता है। ठीक है, परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को, चाहे अगर व्यक्ति में परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति को नया ऊर्जा और नवीनतम प्रदान करता है। अगर समाज में कोई परिवर्तन आ जाए तो समाज को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में, किसी भी समाज में ऊर्जा एवं नवीनतम प्रदान करता है। ऊर्जा मतलब आप तो लोग जानबे करते हैं ताकत। ठीक है, ताकत या और नवीनतम मतलब क्या हो गया, कोई नया चीज़ प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नवाचार कोई नया कार्य करना ही नहीं है, परंतु किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार है। जो कि मैंने आपको फर्स्ट में समझाया कि नवाचार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नया नया काम ही करेंगे, बल्कि मेरे पास पुराना काम पड़ा हुआ और उसमें भी कुछ अगर नया विचार कर देते हैं, नया परिवर्तन ला देते हैं, तो ये हमारा नवाचार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नवाचार की परिभाषा। तो यहाँ पे दो विद्वान ने यहाँ पे नवाचार की परिभाषा दिया है। पहला है HG के अनुसार और दूसरा EM के अनुसार।
तो एच जी, अगर आप जल्दी में हैं तो परिभाषा अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम आप एक परिभाषा याद कर लीजिए जो नीचे वाला है, ठीक है। तो देखिए एच जी के अनुसार एच जी का कहना है कि नवाचार एक ऐसा विचार है या तो फिर एक ऐसा नया विचार है जो नवीन है, यानी कि नया है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से अलग है। देखिए ठीक है, इनका ये कहना है कि नवाचार एक विचार है जो नवीन है, ऐसा विचार है जो नया है और ये अभी के समय, वर्तमान मतलब अभी के समय में गुणात्मक दृष्टि से अलग है। और अभी के समय में ये अलग है क्योंकि अगर हम कोई विचार लाते हैं तो अभी के समय से अलग हो जाएगा ना, यानी कि अभी जो वर्तमान समय में हम लोग जी रहे हैं, और अगर हम अपने विचार में कुछ परिवर्तन लाते हैं तो ये जो वर्तमान समय का गुणात्मक दृष्टि है ना, उससे वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ गया ना। नेक्स्ट क्या है, EM के अनुसार तो नवाचार एक विचार है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करता है ना। ये सिंपल सी बात है, नवाचार एक ऐसा विचार है ना जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पता है, नया विचार लाना पड़ेगा, नया विचार के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नवाचार की विशेषताओं को देखते हैं दोस्तों, झट से देख लेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। नवाचार की उपयुक्त परिभाषाओं से इनमें से निम्नलिखित विशेषताएं मिलती है, ठीक है, यानी कि इनकी निम्नलिखित विशेषताएं। नवाचार किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाता है, सीधा सीधी बात है, चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, समाज हो, कहीं भी परिवर्तन। अगर समाज में ही कोई चीज़ परिवर्तन कर देंगे तो नया नया वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति में कोई चीज़ चेंजिंग आ जाएगा तो वहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें कुछ नया किया जाता है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें कुछ नया किया जाता है, कोई नया कार्य किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, नवाचार के बाद किसी भी चीज़ में नई विशेषताएं पाई जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ में नवाचार कर दिए, परिवर्तन ला दिए ना, तो उसमें एक नया विशेषता, उसका एक नया झलक होती है ना। चौथा पॉइंट क्या, नवाचार का प्रयोग चीज़ों में सुधार लाने के लिए किया जाता है ना। कोई भी चीज़ अगर हमको लग रहा है कि ये चीज़ सुधार नहीं हो पा रहा तो उसको सुधार लाने के लिए करते हैं, चाहे हमारा व्यवसाय ही क्यों ना हो। अगर व्यवसाय अच्छा से नहीं चल रहा तो उसको सुधार लाने के लिए किया जाता है ना। पाँचवा, यह एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है ना। एक ऐसा विचार है ना कि इस विचार को नया समझा जाता है, तभी तो इसका नाम नवाचार है ना। छठा, इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई विशेषता मिलती है ना। अभी जो कि ऊपर में भी मैंने समझाया कि 100% इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई विशेषता जरूर मिलती है। सातवां, यह प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य। प्रयासपूर्ण मतलब इसमें प्रयास किया जाता है पूर्ण तरीका से, नहीं पूरी इसको में प्रयास किया जाता है कि ये चीज़ मेरा बदलाव ही हो जाए, इसमें चीज़ क्या हो जाए, बदलाव आ जाए। एंड आठवां, नवाचार की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे काम में लाया जाता है। देखिए नवाचार की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसका काम में लाया जाता है, ये नहीं कि जैसे तैसे, बल्कि इसकी उपयोगिता क्या है, हमें किस जगह में किस तरीके से परिवर्तन लाना है, इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए इसमें इसको काम में लाया जाता है, ठीक है। इसमें नवीन परिस्थितियों में सुधार का प्रयास होता है। इसमें क्या होता है, नवीन परिस्थिति, यानी कि नया नया परिस्थिति में नया नया सुधार किया जाता है। अगर अभी मान लो परिस्थिति कोई दूसरा बदल गया तो नई परिस्थिति में नई प्रकार का सुधार किया जाता है, ठीक है। एंड 9 नंबर है, गुणों के आधार पर नवाचार ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, यानी कि गुण के आधार पर नया विचार लाना, नया परिवर्तन लाना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। ये नहीं कि बिना गुण के आधार पर जैसे तैसे पागल के जैसा परिवर्तन हम लाते गए। मान लो कोई व्यवसाय खोल दिए, ठीक है, और व्यवसाय खोल दिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे राशन का दुकान लगाना चाहिए, राशन का सामान अब लाना चाहिए, सो हम अब ला दे रहे हैं फल का, जबकि वहाँ पे फल कोई बिकने वाला ही नहीं है, तो ये नवाचार नहीं होता है। तो नवाचार के लिए गुण होना चाहिए कि किस जगह में क्या चीज़ हमें लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए नवाचार में गुण को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसको मानने वाला, मान लो कि हम नवाचार को मानने वाले हैं तो उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है ना, यानी कि नवाचार को देखने वाला क्या करता है। बाकी इसमें भी 2 को बचा दोस्तों, शहरी समाज क्या है, कमजोर वर्ग पर निबंध, तो ये 2 यहाँ बचा, सो शॉर्ट टाइप्स वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर जो आपका 4 क्वेश्चन बचा लॉन्ग टाइप्स वाला, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में देखूंगा, ठीक है।